snake was creeping very quickly, तो very भी adverb था। अब आपने very से पूछें, इस very से क्वेश्चन करें आप। अब very से पूछें, क्या very creeping है, क्या very black है, क्या very almost है, क्या very snake है, क्या very quickly है? तो इसका ताल्लुक किसके साथ बन रहा है? क्विकली के साथ। तो जिस वर्ड का एडवर्ब के साथ ताल्लुक होता है वो भी तो क्या होता है, वो भी एडवर्ब होता है। तो हमने एडवर्ब के बारे में देखा कि एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है, मीनिंग चेंज कर रहा है, वर्ब को भी चेंज कर रहा है और एक दूसरे एडवर्ब को भी चेंज कर रहा है। यू गॉट माय पॉइंट? सर ये जो वेरी लिखा है ये आपने एडवर्ब लिखा है, ये एडजेक्टिव नहीं है सर, क्योंकि जो हमारे पास वेरी और ये तो वो एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा ना मेरे बेटे। वेरी एडजेक्टिव तो ना कर सकते मॉडिफाई, नाउन और प्रोनाउन उसको आपने उस वर्ड से पूछना है कि भाई तू किसके साथ यूज हुआ है, तू किसके साथ आया हुआ है। हर वर्ड का बेटा दूसरे वर्ड के साथ लिंक होगा, आपने उस लिंक से पूछना है। अच्छा मैं कहता हूं ना कि दिस वाज द वेरी पर्सन, दिस वाज द वेरी पर्सन, ये वही शख्स है, वेरी पर्सन। तो मेरे बच्चों पर्सन नाउन है तो फिर वेरी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा मेरे बच्चों। लेकिन यहां पर वेरी क्विकली है मेरे बच्चों, वेरी स्नेक नहीं है। मैं कहूंगा दिस वाज द वेरी स्नेक तो फिर तो ठीक हो गया, लेकिन मैं कहता हूं वेरी क्विकली, एक्सट्रीमली क्विकली, ऑलमोस्ट क्विकली, तो बेटा इसका ताल्लुक क्विकली के साथ है, लिहाजा ये भी एडवर्ब हुआ। एडवर्ब मेरे साथ हाँ बोलो, पहले क्वेश्चन करो। सर अगर क्विकली की जगह फास्ट आ जाए तो फास्ट ही आएगा कि फास्ट आएगा? फास्ट क्विकली का तो कोई सेंस नहीं बनेगा, वो क्या सर नहीं, क्विकली ना आए, बस क्रीपिंग वेरी फास्ट। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है, लग सकता है बिल्कुल। ये जो आपकी वैरायटी है ना मेरे बच्चे, ये आपका ये वोकैबुलरी है, ये आपकी वोकैबुलरी। देखो मेरा बच्चा, सेंटेंस को मैंने यहां से उठा के यहां ले गया हूं और मैं अभी आपको सेंटेंस यहां से उठा के ये वर्ड, ये कौन सा ऑर्डर है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टली ये पूरा सेंटेंस आगे जा सकता है, इनफिनिट लेवल पे लेके जा सकता हूं मैं, इनफिनिट लेवल पे लेके जा सकता हूं मैं, ऊपर से नीचे भी ला सकता हूं मैं। स्नेक की जगह यहां पर कोई जेकॉल लिख दूं, मैं यहाँ पे डियर लिख दूं, यहाँ पे लाइन लिख दूं, तो ये नीचे भी आता जाएगा। मैं यहाँ पे ऑल ब्लैक या येलो रेड ये नीचे भी लिखता जाऊंगा बेटा, नीचे भी इंफिनिटी लेवल तक सेंटेंस बनेंगे। ये लैंग्वेज है मेरा बच्चा जिसको आपने समझना है। और आप क्यों प्रॉब्लम्स आपको इंग्लिश में आ रही हैं, बिकॉज यू डोंट नो द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर मैं बार बार बेटा कि आपको चीख रहा हूं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आता है तो बेटा आपको सारी अंग्रेजी आती है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आता आपको कुछ भी नहीं आता मेरे बच्चों। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना है कि हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ सेंटेंस। अच्छा, एडवर्ब के बारे में बेटा पहली बात सुने, इधर फॉलो मी, लुक एट माय ये किधर है, ये कैन यू सी माय फिंगर, कैन यू सी माय फिंगर। एडवर्ब का पहला फंक्शन, एडवर्ब का पहला फंक्शन वर्ब के लिए, एडवर्ब का फर्स्ट फंक्शन वर्ब के लिए मेरे बच्चों, दूसरा फंक्शन दूसरे एडवर्ब के लिए, तीसरा फंक्शन एडजेक्टिव के लिए। तो हर वो वर्ड, any those words that is going to modify an adjective, a verb or an adverb is called adverb, बेटा वो adverb कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, आपके ज़हन में एक है कि हर वो वर्ड जो ly पे खत्म होता है वो adverb होता है, बेटा सिर्फ क्विकली adverb है। ऑलमोस्ट कोई ly पे खत्म नहीं हो रहा लेकिन adverb है, वेरी कोई ly पे खत्म नहीं हो रहा लेकिन adverb है। अगली, ugly, अगली। अब जो अगली का वर्ड है ugly, अगली का वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, हालांकि ly पे खत्म हो रहा है। अगली स्नेक, क्योंकि इसका ताल्लुक नाउन के साथ बन रहा है, ठीक है। अब मेरे बच्चों मैं आपको 5 लाइन बोलने लगा हूं, लिसन टू मी केयरफुली, मैं 5 लाइन क्या बोलने लगा हूं। The words are arranged in a sentence and every word has a link with another word. Every word has a link with another word and they should be placed according to their proper place. You cannot use randomly or haphazardly words in a sentence. Are you getting the point or not? Is it clear? ठीक है। अब मैं बेटा नेक्स्ट फेज पे चलने वाला हूं, यहां तक मेरे बच्चों जिसको समझ लगी मुझे बताइए, अब मैं अगले फेज पे जाने लगा हूं। क्वेश्चन है जी बेटा बच्चों बोलो। तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है ना? वेरी गुड। अब वॉज क्रीपिंग बेटा जी इंट्रांसिटिव वर्ब है, बिल्कुल। अभी मैंने आपको वर्ब का लेक्चर नहीं पढ़ाया, मैंने वर्ब के ऊपर गया ही नहीं, वर्ब के ऊपर भी आने वाला, तो बिल्कुल इंट्रांसिटिव वर्ब है, बिल्कुल सही कहते हो। ये भी मैं बताऊंगा कि ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव क्या होता है, ये भी स्ट्रक्चर के साथ। चले जी, चले आगे अब हम। अच्छा मेरा बेटा यहाँ सर
जी बेटा वो बोलो। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि वाज स्लीपिंग के आगे अगर हम फास्ट लगा देंगे तो फास्ट भी नहीं बनेगा, तो मतलब वो भी एडवर्ब ही होगा फास्ट भी, लेकिन उसके आगे हम बेटा एलवाई नहीं फास्ट भी लगाएंगे। एडवर्ब, हाँ जी फास्ट भी एडवर्ब होगा और वेरी फास्ट भी एडवर्ब होगा। फास्टली बेटा जी कोई वर्ड नहीं है। अब देखो मैं फास्ट के साथ आपकी और मजे की बात करने लगा। ये देखो ये लफ्ज है फास्ट। अब इस फास्ट का मतलब होता है तेज, ठीक है। अब ये जो फास्ट वर्ड है ना बेटा, ये एडजेक्टिव भी है, ये एडवर्ब भी है। सेम वर्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब है, सेम वर्ड एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। आप मुझे बताएं कि फास्ट एडजेक्टिव कब बनता है और एडवर्ब कब बनता है? सर जैसे फास्ट फूड। सर ये फास्ट रनर। शाबाश। फास्ट फूड में फूड नाउन था तो फास्ट क्या बन गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ही कैन रन फास्ट। तो अब मुझे बताओ बेटा ये फास्ट किसके लिए यूज हो रहा है? ही के लिए कि रन के लिए? रन के सर लिए। रन के लिए। तो रन क्या चीज है? वर्ड। verb। अब ये क्या बन गया? एडवर्ब। एडवर्ब। ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। हमें लगी मेरे बच्चों को बताते जाइए साथ साथ। मेरे बच्चों आप लोग ना सर ये हमें अब देखो, कैसे पता चलेगा? हैं? एक्सक्यूज मी कैसे सर, पता चलेगा? बोलो कैसे, क्वेश्चन करो हमें कैसे? कैसे पता चलेगा कि हमने इन एडवर्ब के साथ एलवाई लगाना है, इनके साथ नहीं लगाना? और ये पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये यूसेज के साथ होता है कि कौन सा वर्ड कैसे आ रहा होता है, इसकी लिस्ट भी मौजूद है और आप पढ़ने से तरीका का पता चलेगा। ये तो आपको पढ़ने से पता चलेगा ना, देखने से या कुछ रूल्स, बट रूल्स के इससे ताल्लुक नहीं है। रूल्स पता चल गया हाउ पीपल आर यूज्ड। देखो ना ये जितने बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं आपकी क्लास के अंदर, जो जितने भी मतलब आप कश्यप क्लास में है या जितने भी बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम कंट्री से हैं, they can speak English well. Why? Because they listen like that. उन्होंने सुना ही ऐसे है। अब मैंने आपको जब ये कहा हो कि एन और ब्लैक, जैसे उस बच्चे ने भी मुझे कहा कि सर एक्सट्रीमली होना चाहिए, उसने सुना ही ऐसे है, उसने एक्सट्रीम सुना ही नहीं है। तो हमने तो भाई ना सही बात सुनी है ना गलत, हमने तो कहीं सुनी नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें बेटा जी प्रैक्टिस से पता चलेगा ना कि वो कैसे, इसका जेन्युइन सेंटेंस क्या है और फेक सेंटेंस क्या है, या लीगल कौन सा और इलीगल कौन सा है। अच्छा जी बच्चों, यहां तक बात क्लियर होगी। चलें आगे जरा। अब मैं अगले फेज पे जाने लगा बेटा। तब तवज्जो करनी सब बच्चों ने मेरे साथ है ना आप लोग कि नहीं है? अब आपने मेरे बच्चों मैंने आपको पंच लाइन बोली है, आपने उस वर्ड से पूछना है भाई तेरा ताल्लुक किसके साथ है, तू किसके साथ आया है, तू है कौन, तो उसका लिंक बताता है किस वर्ड के साथ। अब मेरी बात सुनना बेटा, ध्यान से बात सुनना। ये वाला सेंटेंस है अ ब्लैक स्नेक। मैं सेंटेंस आपके लिए दोबारा लिख रहा हूं, अ ब्लैक स्नेक। मैंने सिर्फ इतना ही वर्ड लिखा है। तो अब ब्लैक स्नेक नाउन फ्रेज है बेटा, आगे मैंने वर्ब ऐड नहीं किया। अब ब्लैक स्नेक क्रेप्ट, इतना ही मैं लिखता हूं, क्रेप्ट क्विकली। अब ब्लैक स्नेक क्रेप्ट क्विकली, ये मैंने आपको बात लिख दी यहां पे। मुझे पता है कि बेटा ब्लैक एक एडजेक्टिव है और क्विकली क्या चीज है? एडवर्ब है। एडवर्ब। ठीक है, अब मेरे साथ साथ रहना बच्चों, मैं आपको नई बात बताने वाला हूं, बड़ा ध्यान से बात सुननी मेरे बच्चों को। अब ब्लैक स्नेक क्रैप्ट क्विकली, आपको सारा पता चल गया, ये नाउन है, ये वर्ब है और ये एक मेन क्लॉज है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, सेंटेंस बड़ा सही है। देखना था मैं क्या करने लगा हूं, अ स्नेक विद ब्लैक कलर crept with great speed। बेटा जी देखो सेंटेंस कैसे शैतान की आंख की तरह बढ़ा है। बात वही थी, क्या थी? स्नेक क्रेप्ट। स्नेक और क्रेप्ट ही वर्ड है इसके अंदर, ये सब्जेक्ट है वो वर्ब है। तो ये वाले जो सारे वर्ड ऐड हुए हैं, अब मुझे बताओ बेटा ये जो विद ब्लैक कलर है और विद ग्रेट स्पीड है, ये क्या चीज है? फ्रेजेस। ये क्या होगा? विद बेटा क्या है? प्रपोजिशन है ना? यस। है ना प्रपोजिशन। और ब्लैक क्या चीज है? एडजेक्टिव। और कलर क्या चीज है? एडजेक्टिव। नाउन। नाउन। इसमें बताओ बेटा जी विद क्या चीज है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन। ग्रेट क्या चीज है?
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और स्वीट क्या चीज है? नाउन, नाउन। अच्छा, अब ना विद, अगर आपसे पूछोगे विद ब्लैक कलर क्या चीज है, तो आप कहेंगे ये नाउन फ्रेज है। क्यों नाउन फ्रेज है? इसलिए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कलर। कलर। लेकिन मेरे बच्चों सुनो, इसका आगाज किसके साथ हो रहा है? विद से preposition, और preposition से। इसका आगाज किससे हो रहा है? preposition से। बेटा वो वाली फ्रेज जिसका आगाज preposition से हो रहा हो, the phrase that starts with preposition is called preposition phrase. That is called, बोलो मेरे साथ, मैं क्या बोल लगा हूं? prepositional, preposition Let me say, tell it again. मैं भी बताऊंगा। The phrase that starts with preposition. The phrase that starts with preposition is called preposition phrase. अच्छा बेटा जी, आमना दिलबर किधर है? आमना दिलबर सामने आओ। आमना मजीद, आमना दिलबर किधर है बेटा? Is there in the class? आमना दिलबर क्लास में है? आमना दिलबर क्लास में है नहीं है? हसीना नसीर के नाम से शायद हैं? आमना दिलबर क्लास में नहीं? अच्छा चलो, ये वो बच्ची जो कल कहती थी कि सर नहीं समझ लग रही मुझे, उसके लिए तो क्लास सारी अटेंड कि हमने एक्स्ट्रा लगाई है, वो है ही नहीं। अब लो हौल वाला को तो देखो बात है करने वाली। सुनो मेरे बच्चों, मेरे साथ फिर मैंने क्या कहा? द फ्रेज दैट स्टार्ट्स विद व्हाट, बोलो मेरे साथ, मैं क्या कहने लगा हूं? द स्टार्ट द फ्रेज preposition is called preposition phrase. क्या कहलाएगी वो? ओहो, ये कुछ ऐसा बच्चा बोल रहा है साथ ढोल बजना शुरू होगा उसका। अच्छा मुझे बताओ बेटा जी, इन द क्लास क्या चीज है? कौन सी फ्रेज है इन द क्लास? prepositional phrase. बिल्कुल। अच्छा जी, ऑन द टेबल कौन सी फ्रेज है? preposition, क्यों? बिकॉज दे स्टार्ट विद preposition, preposition स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। इसके अंदर आप कहें सर क्लास तो नाउन है, टेबल भी नाउन, तो आप नाउन फ्रेज क्यों नहीं कहते? हम इसको नाउन फ्रेज क्यों नहीं कह रहे? बेटा इसलिए नाउन फ्रेज नहीं कह रहे कि जब प्रेपोजिशन आ जाता है तो प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट होता है, नाउन उसके बाद में आता है, ठीक है। ये वाली जो फ्रेज थी ना, अब ब्लैक स्नेक, इसके अंदर स्नेक इंपॉर्टेंट था, ये चीजें बाद में आई हैं। इसमें इन पहले आएगा, ये बाद में आई चीजें, ठीक है। आने इसका जो ऑर्डर होता है। तो बेटा ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, ये भी प्रेपोजिशन फ्रेज है। अच्छा अब हम देखते हैं कि अब मुझे बताओ जरा, इन द क्लास, इन द टेबल, दोनों प्रेपोजिशन फ्रेज है। मैं बताता हूं, मैं आपसे पूछता हूं यार ये प्रेपोजिशन फ्रेज तो है, लेकिन इनका ताल्लुक किसके साथ है? किन के साथ ताल्लुक है? किसके साथ ताल्लुक है? Noun के साथ। अगर मैं कहूं, noun के साथ, मैं कहूं टीचर, टीचर इन द क्लास, तो बेटा इन द क्लास किस कौन है? टीचर। teacher, अच्छा बुक, बुक ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल क्या चीज पड़ी हुई है? बुक, और ये क्या है? नाउन। तो बेटा जब कोई चीज किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रही होती है या नाउन के लिए यूज हो रही होती है, तो हमने उसका क्या नाम रखा था? adjective, एडजेक्टिव। तो मुझे बताओ बेटा जी, विद ब्लैक कलर और ब्लैक स्नेक, अ स्नेक विद ब्लैक कलर और अब ब्लैक स्नेक में कोई मीनिंग में फर्क है? कोई मीनिंग में फर्क है? मैं कहता हूं आई सॉ अ ब्लैक स्नेक, आई सॉ अ स्नेक विद ब्लैक कलर, अ स्नेक विद ब्लैक, कोई फर्क है इसमें? कोई ना डिफरेंस, मीनिंग को फर्क है? तो मीनिंग में फर्क है? कोई फर्क नहीं। ब्लैक स्नेक, काले रंग का स्नेक, अ स्नेक विद ब्लैक, एक स्नेक जो कि काले रंग का, एक ही बात। अ स्नेक ऑफ ब्लैक कलर भी हो सकता है, अ स्नेक विद ब्लैक कलर भी हो सकता है, अ स्नेक ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है, अ स्नेक ऑफ भी हो सकता है यहाँ। तो मेरे बेटा मीनिंग में तो कोई फर्क नहीं है, फर्क किसमें है? स्ट्रक्चर में। फर्क किसमें है? स्ट्रक्चर में। यहां पे मैंने एडजेक्टिव, वन वर्ड एडजेक्टिव लिखा, वन वर्ड, इसी ब्लैक को मैंने कर दिया विद ब्लैक कलर, विद ब्लैक कलर। तो ये वाला जो पोर्शन था विद ब्लैक कलर, ये जो प्रेपोजिशन फ्रेज है, असल में किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? स्नेक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और स्नेक चूंकि नाउन है, लिहाजा इस फ्रेज जो कि प्रेपोजिशन फ्रेज है, अब ये प्रेपोजिशन फ्रेज का जो असल एक्शन होगा
वो एडजेक्टिव फ्रेज का होगा मेरे बच्चों, वो एडजेक्टिव फ्रेज का फंक्शन होगा। क्यों? कि जैसे ये ब्लैक स्नेक के लिए यूज हो रहा था, इसी तरह से ये विद ब्लैक कलर नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। ये एडजेक्टिव फ्रेज है मेरे बच्चों। सर हम इन दोनों सेंटेंसेस में फर्स्ट को प्रेफर नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों करेंगे? वो शॉर्टर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन इसमें क्या है, ये गलत भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। और ऐसे आप बहुत सेंटेंस आप देखते हो और आपको देखते हुए विद लगा होता है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। और ये अच्छा, लेकिन ये सारे के सारे यहां से लेकर यहां तक जो है, ये क्या होगा? सारे के सारा, ये सारे के सारा नाउन फ्रेज होगा। उस नाउन फ्रेज के अंदर ये एडजेक्टिव फ्रेज है, वो एडजेक्टिव फ्रेज के लिए यूज हो रही है। विद इन स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, छोटे से छोटा सेंटेंस है। इस सारे ग्रुप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्नेक। समझ लो बात कितनी है? सर अगर एमसीक्यूज में ऑप्शंस आ जाते हैं तो रिड्यूस किया हुआ भी होता है और लेंथी भी, तो हम रिड्यूस किया हुआ वाले को करेंगे। रिड्यूस वाला बेटा, रिड्यूस वाला शॉर्टर कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज बेटर, वो शॉर्टर कंस्ट्रक्शन बेटर होती है। अच्छा अब चलें हम आगे। लो बेटा मुझे बताओ विद ग्रेट स्पीड का ताल्लुक किसके साथ है? प्रेजेंट फ्रेज। अब मुझे बताओ बेटा, विद ग्रेट स्पीड क्या ब्लैक है? क्या विद ग्रेट स्पीड स्नेक है? कि विद ग्रेट स्पीड क्या है? ये क्या चीज है? वर्ब। तो वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड बेटा जो फ्रेज बनती है उसका नाम क्या बनेगा? एडवर्ब। तो आपको याद होगा ये भी प्रेपोजिशन फ्रेज थी, ये भी प्रेपोजिशन फ्रेज थी, लेकिन चूंकि इस प्रेपोजिशन फ्रेज का ताल्लुक वर्ब के साथ था तो मैंने इसका नाम एडवर्ब फ्रेज रखा। ये भी प्रेपोजिशन फ्रेज है लेकिन इसका ताल्लुक नाउन के साथ था तो उसका नाम क्या बन गया? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है। अब मेरे बच्चों इसको आप सर लेकिन पहले हम इसे प्रेपोजिशन फ्रेज क्यों कहेंगे? क्योंकि बड़ा प्रेपोजिशन स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि सर लेकिन प्रेपोजिशन तो सर ब्लैक कलर के साथ यूज हो रहा है ना? है क्या यूज हो रहा है? मेन वर्ड तो ब्लैक कलर है ना? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं बेटा, इसके अंदर ना जब प्रेपोजिशन लग जाती है ना, हमने इसको नाउन फ्रेज इसी शुरू उसमें कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट नाउन ही होता है, लेकिन यहाँ पे जब प्रेपोजिशन आ जाती है ना तो उसका केस चेंज हो जाता है। बेटा जब कभी भी प्रेपोजिशन लगेगा इन, एन, ऑन, एट, ऑफ, जहां भी लगेगा ना उसके बाद बेटा जी नाउन, उसके बाद नाउन उसके बाद आएगा, यानी प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा। ठीक है, नाउन फ्रेज के अंदर नाउन पहले आएगा, बाकी चीजें बाद में आएंगी, इसलिए हम इसका नाम प्रेपोजिशन फ्रेज रख देते हैं। तो प्रेपोजिशन फ्रेज अपने लिहाज से कोई मीनिंग नहीं देती है, वो देती है जिसके साथ जुड़ी हुई है। देखो मेरा बच्चा अगर ये सेपरेट हमें गिवन हो तो सेपरेट हम इनको नाउन फ्रेज कहेंगे, लेकिन सेंटेंस की वजह से हमने इनको चेंज किया, जिस तरह वो एडवर्ब। नहीं सेपरेट से मुराद क्या है? सेपरेट प्रेपोजिशन फ्रेज या नाउन फ्रेज? सर सेपरेट तो वो प्रेपोजिशन फ्रेज बन रही है ना, विद ग्रेट स्पीड, जिस तरह आपने बताया। चले अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जरा सुनते जाइएगा, जरा एग्जांपल दे, डिफरेंस ऑफ प्रेपोजिशन फ्रेज और नाउन फ्रेज का डिफरेंस समझिएगा। द ब्रिलियंट स्टूडेंट। मुझे बताओ बेटा ये तीन वर्ड है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल। बताओ नाउन फ्रेज है प्रेपोजिशन फ्रेज है? ये नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज क्योंकि इसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं है। ठीक है, अब मैं लिखने लगाऊंगा कि ऑफ लार्ज अमाउंट। अब मुझे बताओ बेटा अमाउंट भी नाउन है लेकिन ये पहले क्या स्टार्ट में आ गया है? अब इसके नाम में नाउन फ्रेज लिखूंगा प्रेपोजिशन फ्रेज लिखूंगा? प्रेपोजिशन। बेटा ये प्रेपोजिशन फ्रेज है और ये नाउन फ्रेज है। यहां तक बात क्लियर होगी आपको? सर सर मतलब कि कोई भी वर्ड प्रेपोजिशन अगर यूज होगा तो प्रेपोजिशन फ्रेज ही बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी आमना मजीद बेटा क्या कह रहे हो आप? आमना की आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। आमना बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मुझे ऐसा करो, मुझे ना व्हाट्सएप के ऊपर अपना मैसेज करो जल्दी से। सर अगर सिर्फ ना लाइन हो तो उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे अगर एमसीक्यूज आ जाए। नहीं समझ लगी बेटा, नहीं समझ बेटा। आपको जिन जिन बच्चों को यहाँ पे सर ये जो सेंटेंस है, बोलो सर ये विद ब्लैक कलर, अगर इसके नीचे अंडरलाइन आ जाता है एमसीक्यूज तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी ना?
बिल्कुल एडजेक्टिव फ्रेज होगी, और वो कहेगा आपको कि इसका फंक्शन बताना है। अगर उसका ताल्लुक नाउन के साथ बन रहा है तो एडजेक्टिव होगा, ताल्लुक वर्ब के साथ बन रहा है तो एडवर्ब हो जाएगा। अच्छा जी, द ब्रिलियंट स्टूडेंट हो गया। जी बेटा बोलो, यहां तक आगे चले, मैं आगे प्रैक्टिस करने लगा हूं आपके। जी बेटा बोलो। ओके सर, मूव ऑन। बोलो बेटा। मेरा एक सवाल है बोलो बेटा। सर, आप ये जब सब बताते हैं कि ये मतलब इस तरह की फ्रेज है, उस तरह की फ्रेज है, सवाल तो नहीं इस तरह का आता है ना कि बताएं कि ये कौन सी वाली फ्रेज है, ये प्रपोजिशन है, ये क्या है? बेटे ये आने हैं सवाल, अब ये सिलेबस में शामिल है, दैट इज वेरी मच इन योर सिलेबस। आप लोगों ने बेटा, मैंने आपको 2 वीडियोस जो है ना वो भेजी हुई है। आपकी जो पूरा इंग्लिश का जो पोर्शन है ना मेरे बच्चों, इंग्लिश का पोर्शन के 2 क्वेश्चन है जो उस पर पेपर आना है। एक आएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर, सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर, एक आएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, दूसरी आएगा वोकैबुलरी के ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर। ठीक है मेरा बच्चा, 2 ही तो चीजें पेपर में आनी है। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर उसने पूछना है कि भाई सेंटेंस स्ट्रक्चर किससे बनता है? ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है। ग्रुप ऑफ वर्ड कैसे बनते हैं? उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब होते हैं। वो कैसे एडजस्ट होते हैं? नाउन फ्रेज कौन सी, एडजेक्टिव फ्रेज, क्लॉजेस के बारे में क्वेश्चन आएगा दिस टाइम। ठीक है, और उसके बारे में करेक्शन भी आएगी। वोकैबुलरी के बारे में उसने कोई लिस्ट नहीं दी हुई है, कोई लिस्ट नहीं दी हुई। जब कोई लिस्ट नहीं दी हुई है तो बेटा मैंने आपको आपके मैसेज में आपको GRE की लिस्ट भेजी हुई है मैंने आपको। और सर, लेकिन जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें तो वो नहीं होता है गलत वाला कौन सा है, सही वाला कौन सा है? बिल्कुल है, लेकिन वो आप इस तरह उसने पैटर्न में आपने मुझे बताया बेटा, सैंपल पेपर आपने पढ़ा है? बताओ मुझे, बताएं। पुराने वाला या नया वाला? बेटा सैंपल पेपर जो मैंने अपलोड किया है, वीडियो मैंने सर अपलोड आपने किया। पुराने वाला किया? खैर पुराने वाले में उस तरह का सवाल नहीं था कि इसमें फ्रेज वगैरह के, अरे एक नहीं मेरे नया भी आया बेटे, नया सैंपल पेपर जो PMC ने आपको भेजा है, ईमेल किया है आपको, वो नहीं सर। देखा आपने? एक तो आपने ईद की रात को डाला था ना। हाँ बेटा वो बिल्कुल जो लेटेस्ट है ना PMC का वो जो पुराने सैंपल, वो पुराने उसके सर, बाद वो एक और पुराने। भी आया है। और नहीं मेरा बेटा वो उसी का एक्सटेंशन है मेरे बच्चों। नहीं वो नहीं नहीं सर, फर्क है, वो फर्क है। सर एक और आया है। 3 आ बेटे गए आपको सर। 3 पेपर आए, 3 मेल आई ना आपको? सर एक नया आया है मेरे बच्चे 3 मेल आई आपको कि 2 मेल आएंगे? 1 मेल आई आपको सर, 3 मेल्स आई हैं। वो तीनों मेल्स मेरे पास मौजूद हैं। वो जो पहला मैंने जो अपलोड किया है ना बेटा, और उस सेम स्ट्रक्चर के, वो पैटर्न के ऊपर सेम है, पैटर्न सेम है। उसमें एक में सिनोनिम दिया हुआ है और एक में एंटोनिम दिया हुआ है। नहीं मैं वही बात करूं सर, उसके अंदर उसने इस तरह की बात नहीं की ना कि इसमें बताओ कि कौन सी फ्रेज लगी हुई है। नहीं वो उसने आपको सिर्फ एक सैंपल दिया है कि ये चीजें सेंटेंस कंप्लीशन के साथ आ सकती हैं, और वो क्वेश्चन दे सकता है कि दिस सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। वो बिल्कुल दे सकता है, उसने पिछले बार पेपर दिया है मैंने आपको। यही तो बेटा आपने, मेरा ख्याल है सैंपल पेपर मेरे बच्चे नहीं देखा आपने गौर से नहीं सुना उसको। मेरे बेटे दोबारा सुन लो। वो सैंपल पेपर में वो कहता कुछ और है, पेपर कुछ और देता है। वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने पेपर बना के दिया वैसे ही पेपर दे दिया। ठीक है, तो वो आपकी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें फ्रेज कौन सी है, इसमें क्लॉजेस कौन सी, में नाम आ सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको नाम भी पता ना आए तो जब आप करेक्शन करोगे तो करेक्शन में तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्यों गलत हो रहा है, उसकी तो हेल्प आपको फायदा होगा ना कि क्यों होगा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर, अब मैं जरा यहाँ पे आपको बताने लगा क्या मिस्टेक होने वाली है कि कैसे ये एडजेक्टिव बनता है, कैसे फ्रेज का बेटा कॉन्सेप्ट समझे। मैं आपको लिखने लगा हूं, आ स्टूडेंट, आप जरा मेरे साथ साथ रहिएगा जरा। A student reads a book। अब मेरे साथ जो जितना मैंने बेटा पढ़ाया ना, अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं उसको। मैंने मेरे साथ साथ रहना, जितना मैंने पढ़ाया मेरे बेटा मैं अप्लाई करने लगा उसको। तो जो देखिए मेरे साथ साथ रहना आप लोगों ने। अच्छा, फुल स्टॉप लग गया बेटा यहाँ पे? सिंपल सेंटेंस है। रीड क्या चीज है? वर्ब। अच्छा, आप ए स्टूडेंट है, मुझे बताओ बेटा मैंने यहाँ पे एस क्यों लगाया है? ये स्टूडेंट सिंगुलर है, सिंगुलर था इसलिए मैंने एस लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर होता मैनी स्टूडेंट्स तो फिर बेटा क्या लगता है यहाँ पे? ये कौन सी मिस्टेक है? सब्जेक्ट और वर्ब की मिस्टेक। ऐसा ही है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमने बेटा 50 रूल्स पढ़े हैं। हमने 50 रूल्स पढ़े बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, कि सब्जेक्ट कैसा हो तो वर्ब कैसा होगा। ये रूल्स हमने पढ़े हैं मेरे बेटे। ठीक है, जिस बच्चे ने कोई रूल क्लियर नहीं है मुझे बताइए। यार बेटा आप मुझे क्यों नहीं बताते हो सर? ये मुझे यहाँ से प्रॉब्लम है मेरे लिए बेटा। मैं चूंकि टीचर हूं ना,
तो टीचर की जिंदगी मौत का मसला होता है कि यार जो उसके पास प्रोडक्ट है ना वो बच्चों को समझ लगे। देखो मेरे बच्चों, मैं सुबह 7 बजे उठ के ना 1-2 वीडियोस बना रहा हूँ आपसे, आपके साथ मुसलसल व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद हूँ। मुझे पिछली दफा मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप की तरफ से कि यू स्पेंड 38 आवर्स विद व्हाट्सएप। तो मेरे बच्चों, जब मैं आपके सामने हर वक्त मौजूद हूँ कि मुझसे आप पूछें, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, तो बेटा आपको बिल आता है पूछते वक्त, कोई मसला होता है? जब मैं कह रहा हूँ या मुझसे पूछें आप पूछते नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा? जब तक आप पूछेंगे नहीं चीजें क्लियर नहीं होंगी। और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको फॉलो करें मेरे बच्चों। तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के बारे में बेटा जिसको क्लियर नहीं है मुझसे पूछना है उसका सवाल, आपने ये जिम्मेदारी है, आपके ऊपर फर्ज है पूछना। ये हमारा एग्रीमेंट मिस्टेक का था क्वेश्चन। अब मैं कहने लगा हूं वाइज स्टूडेंट, तो बेटा ये फिर भी रीड से ही रहेगा ना, बात तो वही रही, रीड्स बल्कि बुक। अब मुझे बताओ बेटा मैंने कितनी चीजें ऐड की हैं इसके अंदर? वाइज ऐड, ये क्या चीज है? एडजेक्टिव। और बल्कि चीज क्या चीज है? एडजेक्टिव। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एडवर्ब लगा सकता हूँ? मुझे बताओ, अब वाइज स्टूडेंट रीड्स, अब बल्कि बुक बेटा कैसे लिखूंगा? केयरफुली, कैजुअली, इंटेंटली, कैसे लिखूंगा मैं? केयरफुली। तो ये केयरफुली क्या होगा? एडवर्ब। सर एडवर्ब। अब मैं आपको जरा वोकैबुलरी के बारे में बता दूं। केयरफुली, इंटेंटली, पिरूसली, कैजुअली, ठीक है, और भी इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि कीनली, तो बेटा कीनली, एग्रीएबली, ठीक है, और इंटेंटिवली, ठीक है ना, टेंटिवली, ये भी हो सकता है, टेंटिव। ये सारे के सारे बेटा क्या है? ये वोकैबुलरी है आपकी कि एक वर्ड के लिए कितने वर्ड आपको आते हैं। तो जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ जाते हैं तो ये चीजें साथ साथ चल रही होती है बेटा, वोकैबुलरी सेंटेंस के साथ चलता है। बेटा हमने 3 चीजें ऐड की, वाइज ऐड किया, बल्कि ऐड किया, और केयरफुली ऐड किया मैंने, केयरफुली। ठीक है मेरे बच्चों, अब मुझे बताओ बेटा कि वाइज एक वर्ड है कि 2 वर्ड है? एक वर्ड है, एडजेक्टिव। बल्कि एक वर्ड है कि 2 वर्ड है? एक ही वर्ड है। केयरफुली एक वर्ड है कि ज्यादा वर्ड है? एक ही वर्ड है। एडजेक्टिव। मैं इसको चेंज करने लगा हूं बेटा, एडजेक्टिव मैं फ्रेजेस बनाने लगा हूं उसकी। मैं क्या बनाने लगा हूं? फ्रेजेस। वाइज की जगह पर मैं एक ऐसा वर्ड लिखूंगा जो ज्यादा नंबर में होगा, ज्यादा वर्ड होंगे, बल्कि के भी ज्यादा वर्ड होगा। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, अ स्टूडेंट with great wisdom। बताओ बेटा क्या डिफरेंस है वाइज स्टूडेंट के अंदर और स्टूडेंट विद ग्रेट विजडम? अ स्टूडेंट विद ग्रेट इंटेलेक्ट, with great mind, with great abilities, sagacity, with great acumen, कैपेसिटी, ये वोकैबुलरी है आपकी। तो मेरा बच्चा अ स्टूडेंट विद ग्रेट विजडम, ये वाले जो मैंने वर्ड लिखे, और अ वाइज स्टूडेंट की जगह पे बताओ डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें? क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर के लिहाज से? ये सिंगल सब्जेक्ट एडजेक्टिव था और ये एडजेक्टिव क्या कहलाएगा? बोलो क्या कहलाएगा? ये एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों एडजेक्टिव फ्रेज देगा? है तो ये प्रीपोजिशन से, लेकिन ये विद ग्रेट विजडम का ताल्लुक किसके साथ है? स्टूडेंट के साथ। तो आपने एक बात नोट की बेटा, इन दोनों सेंटेंस में नोट करो बात, क्या फर्क क्या बना है दोनों में? कौन नोट करके बताएगा? एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। जो बच्चा ऑब्जर्वेशन रखता है वो बताएगा कि इसमें क्या फर्क है। प्रीपोजिशन का फर्क है। शाबाश, और कोई? भी ऐड किया मेरे बच्चों, जब एडजेक्टिव वन वर्ड था तो नाउन से पहले आया, और जब फ्रेज था तो नाउन के बाद आया। एडजेक्टिव फ्रेज नाउन के बाद में आता है और वन वर्ड एडजेक्टिव नाउन से पहले आ रहा है। तो अ स्टूडेंट विद ग्रेट विजडम। अब मुझे बताओ बेटा जी, अ स्टूडेंट विद ग्रेट माइंड, अ स्टूडेंट विद लॉट्स ऑफ
people with lots of things। तो मुझे बताओ बेटा जी वर्ब रीड रहेगा या रीड्स रहेगा? रीड्स ही रहेगा ना बेटा, बात तो मैं शुरू नहीं कर रहा, तो रीड्स आ जाएगा, रीड्स। अब बल्कि बुक, तो बेटा बल्कि को मैं एडजेक्टिव फ्रेज बना सकता हूं। अब बुक विद अ बल्कि मटेरियल, विद अ बल्कि मटेरियल हो सकता है, हैवी मटेरियल, हैवी मटेरियल हो सकता है ना विद हैवी मटेरियल, ठीक है, विद हैवी मटेरियल। सर मेरा एक क्वेश्चन था ऊपर वाले से रिलेटेड, स्टूडेंट रीड वाले से। सर जब आपने कहा था कि हम लगाते हैं मैनी आर स्टूडेंट, तो मैनी आर स्टूडेंट लगाएंगे, स्टूडेंट्स लगाएंगे? बेटा ए के बाद आने वाला नेक्स्ट वर्ड हमेशा सिंगुलर होगा, मैनी आर स्टूडेंट होगा, और उसके आगे many वर्ब are- भी सिंगुलर है, हैं? वर्ब के आगे फिर हम एस लगाएंगे, आगे भी reads। सिंगुलर, मैनी आर स्टूडेंट इज होगा, मैनी आर और अगर स्टूडेंट है। हां जी, और अगर singular इधर है। होता आ मैनी स्टूडेंट्स, अब ए मैनी, ए के बाद मैनी आ गया, और मैनी के बाद हमेशा प्लूरल आता है, आर मैनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आ रहा है, फिर आ रहा है। सही, थैंक यू सर। अच्छा मेरे बच्चों, अब देखो, a student with great wisdom reads a book। अच्छा मेरे बच्चों सुनो, मैं आपको कोई नए लेवल के ऊपर लेके जाना हूं जरा, तो बच्चों सुनो जरा। a wise student reads a book which was very heavy, which was very heavy, full stop। मेरे बच्चों ये मैंने क्या लगाया है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। was, और बुक के बाद ये वाला जो वर्ड है, इसमें कितने वर्ड हैं, एक विच का वर्ड है, एक was का है, एक very का और एक heavy का। Helping ऐसे verb, अब मुझे बताओ कि ये जो लफ्ज विच है, ये जो लफ्ज विच है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से क्या है? relative Relative pronoun, pronoun, कंजंक्शन, कंजंक्शन कंजंक्शन है मेरे बच्चों, कंजंक्शन है मेरे बच्चों। कंजंक्शन The के relative बाद pronoun, है the relative pronoun, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है। अब मुझे बताओ बेटा, देखो मैंने वॉज लिखा है क्योंकि बुक की बात हो रही है, बेटा ये कंजंक्शन भी है, कंजंक्शन के बाद पूरी बेटा क्लॉज बनती है, क्लॉज बनती है। क्लॉज का मतलब ये है कि इसके अंदर वर्ब मौजूद होता है। तो विच वाज वेरी हैवी और विद हैवी मटेरियल, विद हैवी मटेरियल, बेटा इन दोनों में क्या फर्क है? A wise student reads a book which was very heavy, a wise student reads a book with heavy materials, में दोनों में क्या फर्क है? कौन बच्चा बताएगा मुझे? सर ये सर, पहले वाली क्लॉज है और नेक्स्ट फ्रेज है मेरे ख्याल में। ये बेटा क्या चीज है? क्लॉज, और ये क्या चीज है? फ्रेज है। Phrase। अच्छा, इस फ्रेज का ताल्लुक भी बुक के साथ है, इस क्लॉज का ताल्लुक भी बुक के साथ है, लिहाजा ये दोनों ही एडजेक्टिव होंगे, लेकिन ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी और ये एडजेक्टिव क्या होगी? एडजेक्टिव क्या होगी? क्लॉज होगी। मेरे पास ये समझ लग गया। मेरा बच्चों, अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में लग गया है तो ये बेटा जी इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर बेटा जी आपके सारी मिस्टेक्स होती हैं, इसके ऊपर सारी प्रॉब्लम आती है। आप कहते हो ना सर यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे विच की जगह हु लिखा हो तो आप क्या कहोगे? हु लगा दिया, क्यों लगाया? हु नहीं लिखना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं लगना चाहिए? यहाँ पे विच आएगा, क्यों? क्योंकि ये बुक नाउन है, नाउन के साथ विच लगाते हैं। समझ लगी कि लगी आपको? बेटा ये स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स होती है। कैसे मिस्टेक होती है? अब वाइज स्टूडेंट्स लिखा हो यहाँ पे, भाई स्टूडेंट के साथ तो ए लगता ही नहीं है, ये तो गलत है। ये है बेटा जी आपकी मिस्टेक्स, जो उसको आपको सीखना है। अब आप मुझे बताएं कैसे है? इसका बेटा विच कंजंक्शन कैसे है? ये कंजंक्शन कैसे है? बेटा कंजंक्शन इसलिए है कि कंजंक्शन क्या कर रहा होता है? जोड़ है दो चीजों। अब बुक को वॉज हैवी के साथ लिंक कर रहा है, हर वर्ड जो लिंक करता है उसको हम जो है ना वो कंजंक्शन बोलते हैं। तो ये हु विच दैट। अच्छा, अब आपने ये इसलिए मुझसे सवाल किया है कि आपने विच और दैट वाली वीडियो को नहीं देखा मेरे बच्चों। आप लोग यार मैं आपको कहूँ मेरे बच्चों, आप लोग जो मैं आपको मटेरियल भेजता हूँ, आपको व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं बेटा, आप उनकी केयर नहीं करते। आपको बस मैसेज आते हैं, आप पढ़ते भी नहीं हो मैसेज। मैंने देखा ना, जब आपको मैसेज आता है ना तो बेटा रिकॉर्ड है मेरे पास,
आप लोग मेरा बच्चा उसको ना कहते हो डेविल में केयर, पढ़ने के ये कौन सा मैसेज आ गया, आप उसको मुंह ही नहीं लगाते उसको। हालांकि बेटा पूरी मैंने आपको एक एक चीज समझाई होती, मेरे बच्चों की चीजें आपने नहीं पढ़ी हुई पहले। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा आप मिस्टेक को फाइंड आउट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, जब आप चीजें पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा। मैंने हु विच दैट का डिफरेंस की पूरी एक वीडियो बना के भेजी हुई है, सिर्फ 10 मिनट के, उसमें क्लियर हो गया हु विच दैट कब यूज करना होता है। अच्छा अब आप घबराए नहीं, परेशान ना हो आप लोग, अब मेरे साथ साथ चलते रहे जो मैं जैसे बात करवा रहा हूँ। यहां तक बेटा मुझे बताओ, आज मैंने आपको जो बातें बताई हैं जरा इसकी रिवीजन करें ना, जरा कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब आपने जब सेंटेंस पढ़ना है ना, अभी मैं आपको अगली हमने एक्सरसाइज करनी है, तो मुझे आपने बताना है कि ये फ्रेज है या क्लॉज है। मैंने आपको फ्रेज की डेफिनेशन बताई, तो कौन बताएगा फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड, बोल नहीं रहे हो। फ्रेज क्या चीज है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, उसमें क्या चीज होती है? ऑर्डर होता है, ठीक है ना। और वो ऑर्डर में अरेंजमेंट वर्ड आता है, उसके अंदर क्या चीज मिसिंग होती है? उसमें वर्ब नहीं होता। और क्लॉज में क्या होता है? वर्ब भी होता है, ऑर्डर होता है, ऑब्जेक्ट ऑर्डर भी होता है, अरेंजमेंट भी होता है, ग्रुप वर्ड भी होता है, लेकिन उसमें प्लस क्या चीज ऐड होती है? वर्ब ऐड होता है, ठीक है। क्लॉज के बाद फुल स्टॉप आता है, फ्रेज के बाद कॉमा आता है। अच्छा फिर हमने पढ़ा, अब आपने ना मेरे साथ मुझे आपने ना देखना है, आप लोगों ने सिर्फ लिसन टू मी। मुझे अपना किधर है कैमरा शैमरा, किधर देख रहे हो मुझे आप? इधर तवज्जो करें, रंग ही बड़ा काला नजर आ रहा है, पता नहीं क्या, कोई डिस्ट्रैक्शन कहीं पे भी, अच्छी लाइट नहीं पड़ रही। चलो बेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने मेरी बात को आपने सुनना है गौर से, सॉन्ग गौर सुनना आप लोगों ने। सेंटेंस में जहां कहीं मिस्टेक होगी ना, या वो नाउन की मिस्टेक होगी, या वो आर्टिकल की मिस्टेक होगी, या वो एडजेक्टिव की मिस्टेक होगी, या वो एडवर्ब की मिस्टेक होगी, सॉरी, प्रोनाउन की मिस्टेक होगी, या वो वर्ब की मिस्टेक होगी, या वो एडवर्ब की होगी, प्रेपोजिशन की मिस्टेक होगी, कंजंक्शन, या कंजंक्शन की मिस्टेक होगी, या इंटरजेक्शन की मिस्टेक होगी। ठीक ये है, तो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आ गए। ये पार्ट्स, ये नाप वापसी बन गया बेटा, नाप वापसी, नाप वापसी, ठीक है। नाप वापसी वाले वर्ड है। अब आपको ये नाप वापसी वाले वर्ड 9 बनते हैं, नाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये वर्ड्स हैं बेटा सारे, ये सारे के सारे वर्ड सेंटेंस के अंदर एक ऑर्डर में आते हैं, बगैर ऑर्डर से ये नहीं आ सकते। जब ये सेंटेंस ऑर्डर में आते हैं, ये वर्ड ऑर्डर में आते हैं, तो सेंटेंस ये फ्रेजेस बनाते हैं। अच्छा इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। अब मैं आपको बड़ा ताल्लुक बताने वाला हूँ, ताल्लुक सुन लीजिएगा बेटा, गौर सुनेगा। इस कायनात में जितनी भी चीजें बेटा आप देख सकते हो और जो चीजें नहीं देख सकते वो नाउन होती। मेरे साथ बस बोले जरा, कौन बच्चा बोलेगा? वो एक बच्चा बोले मेरे साथ, ऐसा नाम बोलो जरा, एहसान नाम है, बोलो बेटा क्या बोला मैंने लफ्ज, बोलो क्या लफ्ज बोला? जो चीज हम देख सकते हैं वो नाउन है बेटा। इस कायनात के अंदर पाई जाने वाली हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं वो नाउन है। उस नाउन का नाम कंक्रीट नाउन है। और इस कायनात के अंदर कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी है, इंसल्ट है, रिस्पेक्ट है, पेन है, नहीं देख सकते, लेकिन है। अल्लाह ताला भी मौजूद है, हम देख नहीं सकते, महसूस करते हैं बेटा, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। अल्लाह ताला का वजूद कंक्रीट नाउन है, वी कैन एक्सट्रैक्ट हिम एनीवेयर, ठीक है, नाउन है भी अल्लाह ताला, ठीक है। अब हम नाउन कहते हैं हर वो वर्ड, नाउन क्लियर होगा बेटा, ये हर वो वर्ड, और याद रखिएगा बेटा हर जो कॉमन नाउन उसके साथ आर्टिकल लगना है, हर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल लगेगा। ए डॉक्टर, ए टीचर, ए पर्सन, ए टेबल, आर्टिकल ए लगेगा उसके साथ। हर वो वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करे, मैंने कहा टीचर, मैंने कहा स्टूडेंट,
तो टीचर कैसा है, डल, इंटेलिजेंट, नाइस, अट्रैक्टिव, इंटेलिजेंट, तो वो उसके लिए क्या यूज हो रहा है, एडजेक्टिव यूज हो रहा है। अच्छा अब बेटा जी इस कायनात के अंदर पाई जाने वाली हर चीज, हर नाम, हर नाउन एक्शन करता है बेटा, काम करता है, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो काम ना करती। ये टेबल भी काम कर रहा है, आपका स्पीकर भी काम कर रहा है, आपके कान भी काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं बेटा। जो वो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, वो एक्शन करता है। और वो एक्शन किस तरह किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब, ठीक है ना बेटा जी। आई एम ए टीचर और मैं कहता हूँ जी टीचर के साथ एडजेक्टिव लगाएं, तो आप क्या लगा सकते हो, नाइस टीचर, वाइज टीचर, इंटेलिजेंट टीचर, हैंडसम टीचर, अट्रैक्टिव टीचर, ठीक है ना, और वगैरह वगैरह जितने भी आप लगा सकते हैं। जेलस ना हो आप कहें नहीं नहीं सर इसमें हैंडसम वाली कौन सी बात है, डल लगा लें, लेजी लगा लें, जो ना वो अगली लगा लें, मर्जी आपकी जो मर्जी लगाते हैं, एडजेक्टिव तो है ना मेरा बेटा, नाउन के साथ आपने लगा लिया, ठीक है। अब टीचर क्या कर रहा है, अ टीचर टीचर्स, अ टीचर एक्सप्लेन, अ टीचर टॉक्स, कैसे, ब्रिलियंटली, इफेक्टिवली, कैजुअली, लेजीली, एनर्जेटिकली, तो वो एडवर्ब हो जाएगा। तो बेटा ये चार चीजें आपने सीखनी, मेरे साथ साथ रहिएगा बेटा। नंबर 1, दुनिया के अंदर पाई जाने वाली हर चीज का नाम क्या है, बोलो क्या मैंने बोला, बोलो नाउन। उसको डिफाइन करने वाला वर्ड, उसको एक्सप्लेन करने वाला वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होगा। अच्छा वो काम जो करता है उसको क्या कहते हैं, वर्ब, करते हैं। वो जो काम कैसे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब बोलते हैं। ये चार चीजें अगर आपको समझ लग गई, आपको सारी अंग्रेजी आ गई। अब बाकी दो चीजें रह गई, दो चीजें रह गई मेरा बच्चा, वो कौन सी दो चीजें रह गई बेटा, एक रह गया प्रेपोजिशन। मेरे बच्चों जहां कहीं प्रेपोजिशन आएगा वो प्रेपोजिशन फ्रेज कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशन फ्रेज कहलाएगा। और प्रेपोजिशन फ्रेज किस किस के इस्तेमाल हो सकती है, या नाउन के लिए या एडवर्ब के लिए, या नाउन, जो नाउन के लिए यूज होगी, जो प्रेपोजिशन फ्रेज नाउन के लिए इस्तेमाल होगी उसका नाम क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। और जो प्रेपोजिशन फ्रेज वर्ब के लिए यूज होगी उसका नाम क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज को हम प्रोनाउन कह सकते हैं, किसको बेटा, दोबारा बोलो बेटा, किसको, नाउन फ्रेज को, नाउन फ्रेज को क्या कह सकते हैं, प्रोनाउन। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। नाउन, अच्छा जो होता है ना, नाउन की जगह पे आने वाला वर्ड प्रोनाउन होता है। मतलब मैं कहता हूं सुनो जरा, मैं कहता हूं अ नाइस टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। मैंने क्या बोला, अ नाइस टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। तो मैंने कहा कि ही इज टीचिंग इन द क्लास, तो ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ, Bro, you didn't close the door. Oh my god. Can I close the door? My door is closed already. I'm sorry, I was talking to my brother. No problem at all. Are you getting the point, all of these things? Who was there with it? Please tell me your name. Sana, sir. Oh, Sana. It is Sana. Sana. I'm so sorry. Okay, Sana. Sana, let me know that all of these things are new to you, or you know them already. Yeah, I already know all this. You didn't know, or you know them? I know them. You know them already. That's very good. Yeah. Well, from where you got that things? From commonly from any books, or somewhere you know it already, or by instinct you know them already? My English teachers Told at you that. school. So who was your English teacher? He was in which country? In which country you are? In the US. You in US? You were in the US? I didn't really take English, so I took like literature and stuff like that, but yeah. So I am teaching whatever your teacher has told. So I must be there in USA instead of in Pakistan. Isn't it? Right. Wait, what? Can you repeat that? Well, anyhow. Okay. Now come to the words conjunction. But a conjunction क्या करता है? What does conjunction do? Conjunction always makes a clause. कंजंक्शन बेटा हमेशा क्लॉज बनाएगा, कंजंक्शन हमेशा क्लॉज बनाएगा, ठीक है। अब बेटा ये देख लेंगे सारे नाउन आपसे क्लियर हो गया आपके सामने। फिर बोले बेटा मेरे से क्लियर करें। हमने कहा नाउन, नाउन के साथ यूज होने वाला वर्ड एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन एडजेक्टिव दोनों मिलके एक्शन करते हैं वर्ब, और वो कैसे होते हैं, वो एडवर्ब होते हैं। प्रेपोजिशन क्या बनाएगा, फ्रेज बनाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज बनाएगा या एडवर्ब फ्रेज बनाएगा। कंजंक्शन जो क्लॉज बनाएगा, कौन सी क्लॉज बनाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज बनाएगा। ठीक हो गया मेरे बच्चों? सिर्फ एडवर्ब का क्या बता रहे हैं? किसका बेटा? एडवर्ब का। एडवर्ब बेटा जी वर्ब को बताता है कि एक्शन कैसे हुआ है, ठीक है।
तो अब हम बेटा ये सारी चीजें, मैं एक सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस बना दूं आपको, लिख दूं यहाँ पे एक फाइनल सेंटेंस लिख दूं। सर इंटरजेक्शन को भी बता दें थोड़ा सा। अच्छा इंटरजेक्शन फिलहाल छोड़ दे बेटा, इंटरजेक्शन आपके ना पंक्चुएशन में आएगा, वो सडन फीलिंग्स के लिए आता है, वो हम लेटर कर लेंगे, लेटर ऑन करेंगे, पहले ये चीजें समझ लें आप लोग। अब मैं एक सेंटेंस बना दूं जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है? तो सना बेटा आप एक सेंटेंस बना के दिखाओ हमें कोई जिसमें सारी चीजें आ रही हो, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सारे आ रहे हो। विल यू मेक इट? सना आर यू देयर? कैन यू मेक दिस सेंटेंस फॉर अस? नो वन? सर आपने फ्रेज के आगे क्या लिखा था? ऑर्डर और वर्ब को क्रॉस किया हुआ था। वो वर्ब होता है जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर वर्ब होता है तो क्लॉज वर्ब नहीं होता तो फ्रेज होता है। जी बेटा, सेंटेंस बनाएगा जिसमें सारी चीजें आ रही हूं। अरे बेटा जल्दी। हां, रीडिंग अप विद ग्रेट इंटेंसिटी। सिंपल नाउन सब्जेक्ट पे चले जाओ। मैं बेटा ये बनाता हूं, आप प्लेयर, प्रैक्टिसेस। अब बताओ बेटा, प्रैक्टिस के प्रैक्टिसेस सही लिखा मैंने? अब प्लेयर प्रैक्टिसेस, बस इतना ही काफी है, ठीक है? प्लेयर बेटा जी नाउन है, प्रैक्टिसेस सर ऐसे ही आएगा प्रैक्टिस में। बोलो भाई मेरे बच्चों, PAPRCTI आएगा या ऐसा आएगा? ऐसा आना चाहिए। सही है। चलो ठीक है, सी ठीक है। सुनो भैया, मैंने बोला अ निम्बल, निम्बल का मतलब होता है एक्टिव अलर्ट। अ निम्बल प्लेयर प्रैक्टिसेस, कैसे होगा प्रैक्टिसेस? कैसे प्रैक्टिस कर रहा है वो? बोले हार्डली। अच्छा बेटा, हार्ड लिखूंगा कि हार्डली लिखूंगा? हार्डली लिखूंगा। हार्ड से आ रही है यहाँ पे हार्डली एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, ये मिस्टेक है। हार्ड ही होगा यहाँ पर, ये हार्ड अब एडवर्ब बन गया, एडवर्ब है। क्यों? वो प्रैक्टिस हार्ड कर रहा है, प्रैक्टिस हार्ड हो रहा है, ठीक है? निम्बल प्लेयर हार्ड नहीं है, ये हार्ड का ताल्लुक चूंकि वर्ब के साथ था, लिहाजा बेटा ये हार्ड ही होता है, हार्डली नहीं होता। अच्छा ये एडवर्ब होगा हमारे। अ निम्बल प्लेयर प्रैक्टिस हार्ड। अब बेटा मैं ये निम्बल एडजेक्टिव है, तो कैन आई मेक इट एडजेक्टिव फ्रेज बना सकता हूं? कैसे बनाऊंगा? प्लेयर विद कैसे लिखूंगा? प्लेयर ऑफ एक्टिव माइंड, एक्टिव माइंड प्रैक्टिस है। देखो यहाँ पे प्रैक्टिसेस ही आ रहा है क्योंकि बात किसकी हो रही है? प्लेयर की हो रही है। विद ग्रेट हार्ड वर्किंग। सर ग्रेट हार्ड वर्किंग की जगह ग्रेट डिवोशन नहीं होना चाहिए? ग्रेट हार्ड वर्किंग अजीब से लगता है। डिवोशन का बिल्कुल आप जैसे कहो, विद ग्रेट डिवोशन। लो बेटा बच्चा, विद एक्टिव माइंड, विद ग्रेट डिवोशन। बताओ विद ग्रेट डिवोशन का ताल्लुक किसके साथ है? प्रैक्टिस के साथ। और एक्टिव माइंड का ताल्लुक किसके साथ है? प्लेयर के साथ। तो बताओ बेटा इसको मैं फ्रेज कहूंगा कि क्लॉज बोलूंगा? फ्रेज। ये भी प्रॉपर फ्रेज है, लेकिन इस दोनों का ताल्लुक किसके साथ है? इसका ताल्लुक नाउन के साथ है, उसका ताल्लुक किसके साथ है? वर्ब के साथ। दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। कैन आई मेक इट एडजेक्टिव क्लॉज? कौन बेटा जी एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा? ये एडवर्ब फ्रेज क्यों होगी सेकंड वाली विद ग्रेट डिवोशन? ये वाली एडवर्ब, इसको बेटा ये एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज कौन बनाएगा? शाबाश, जल्दी बनाएं। प्लेयर है।
सर हो नहीं आएगा? सर हो नहीं आएगा विच जगह? अरे अल्लाह, कैसे कैसे आवाज आई है हु नहीं आएगा? क्यों हु आएगा यहाँ पे? क्योंकि किसकी बात हो रही है यहाँ पे? प्लेयर की। और प्लेयर नाउन पर्सन है, इसलिए विच नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? तो मेरा बेटा ये मिस्टेक्स आती हैं पेपर के अंदर आपके से। और इसके सर पीछे ये क्या फर्स्ट था? वाली ढंग से बताइएगा, हार्ड की जगह हार्डली क्यों नहीं लगाया आपने? बेटा हार्डली एडवर्ब मैनर नहीं होता, हार्डली एडजेक्टिव है मेरे बच्चों। हार्डली जो है ना वो एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, वो कोई और एडवर्ब है। उसका मतलब होता है बमुश्किल ही, हार्डली का मतलब बमुश्किल होता है। तो ये क्लॉज क्यों बना है, ये मुझे बताइए, क्लॉज क्यों बना है? व्हाई इट इज क्लॉज? क्या कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। और हैज क्या चीज है? विच का सब्जेक्ट बना, तो विच हैज एक्टिव कौन था? प्लेयर। तो ये मेरा बच्चा बन गया, हमारा पास एडजेक्टिव क्लॉज बन गई मेरे बच्चों। लोरी, अब आप मुझे बताएं कि कितनी बातें आपको इसमें समझ लगी हुई हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाएं अगली एक्सरसाइज के ऊपर, वो जो हम कर रहे थे अपने डिटेल के ऊपर। आ जाए उसके ऊपर, करें अब आप प्रैक्टिस। हैं क्या हुआ? क्या कह रहे हो? सर मैंने कहा मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज करनी है। हाँ, मिसलेनियस वाली जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे ना, तो वो तो हम कर रहे हैं ना साथ साथ के, वो फिर आपने कहता जी हमारे पीछे रह गए। वोकैबुलरी के लिए मेरे बच्चों, आपको मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ। वोकैबुलरी के लिए मैं क्या बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि वोकैबुलरी के लिए जीआरई की लिस्ट मेरे बच्चों जिस जिसको नहीं मिली है मुझे टैग करेगा वो। और जीआरई की लिस्ट भेजिए के जो 3 सैंपल पेपर है उनमें से कोई वर्ड भी एक दो शायद हो, बाकी मतलब नहीं है उसमें से। किसमें नहीं है, किसमें नहीं है वो वर्ड? तो जो आपने लिस्ट भेजी थी जीआरई की। हाँ ठीक है, उसमें नहीं थे वो वर्ड्स। कौन से वर्ड नहीं है उसमें? तो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन मैंने देखा था नहीं थे उसमें। मेरे बच्चों, वो जो मैंने आपको जीआरई की लिस्ट भेजी है ना, ये वो लिस्ट है जिसमें से पीएमसी बस वर्ड पिक कर सकता है। ठीक है ना, उसने हमें ये बताया कि जी आपकी जो वो उठाएगा ओ लेवल के टेक्स्ट बुक में से वर्ड उठाएगा। उसने कहा जी हम एफएससी के टेक्स्ट बुक में से वर्ड उठाएंगे। ठीक है, तो वो वर्ड की लिस्ट जो ना, एक पिछले साल पीएमसी की लिस्ट बनी हुई है 200 वर्ड्स की। तो किप्स ने क्या किया है कि किप्स ने आपको पिछले साल की पीएमसी की लिस्ट भी शामिल है और उसमें जीआरई की लिस्ट भी शामिल है। अब आपके लिए ओपन वोकैबुलरी है। ओपन वोकैबुलरी का मतलब है कि वो कोई भी वर्ड दे सकता है आपको। तो जब कोई भी वर्ड आपको दे सकता है तो मेरे बच्चों आपको वोकैबुलरी की बेसिक समझनी है, और वोकैबुलरी को शुरू से सारे वर्ड आपको आना चाहिए, मतलब जितने भी वर्ड हैं आपको सारे आने चाहिए। दूसरे लफ्जों में तो उनका एक लेवल होता है, वो लेवल होता है कि वो वाले वर्ड जिसको आप ग्रेजुएशन में जाने के लिए जरूरी होते हैं उनको आपको पता होना चाहिए। तो वो जीआरई की लिस्ट में जो उन्होंने ये भी तो कहना जो वर्ड्स कॉमन होंगे ओ लेवल, जे लेवल और एफएससी। नहीं बेटा, कॉमन ये इंतहाई बकवास किया हुआ इन्होंने। ये इतने बेवकूफ लोग हैं, इनको ये पता ही नहीं है कि ओ लेवल के अंदर और जो आपकी जो एफएससी की टेक्स्ट बुक के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। वो जो ओ लेवल की वोकैबुलरी है वो तो टेक्स्ट बुक के अंदर के पास आसपास नहीं भटकती है इनकी। ठीक है ना, वहां पे जो ऑडेशियस वाले वर्ड है, वहां पे निम्बल जैसे वर्ड है, और वहां पे वेरेशियस वाले वर्ड है, इनको तो पता ही नहीं है वो कौन से वर्ड होते हैं। ठीक है ना, वो ये बड़ी बेवकूफाना हरकत है इन लोगों की, ये जो कर रहे हैं, एक मशरक है एक मगरब। तो इसके लिए जो ना जो कॉमन वर्ड होते हैं ना, वो मैंने वो जीआरई वाले कॉमन वर्ड हैं, आपको आने चाहिए वो वाले वर्ड। उनकी आप 2 3 जब सिनोनिम जाएंगे ना तो सारे वर्ड बराबर हो जाएंगे। ऐसे नहीं मैंने आपको वो शेयर की हुई लिस्ट। सर वो इतना ज्यादा याद करने का कोई तरीका मतलब हो, कैसे याद करें इतने ज्यादा? यार मेरे बच्चे, आपने वोकैबुलरी वाली वीडियो नहीं देखी आपने? नहीं सर देखी वो ना आपने तो सर देखिए, आपने तो उसमें इस चीज को मतलब किया, हाईलाइट किए हम किस तरह गैस कर सकते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग ये बनता है, मतलब इसको मेमोराइज कैसे करें इतने सारे वर्ड्स को, और ऊपर से उनकी उर्दू भी बंदे को। चले मुझे मेरा बेटा आप बताओ, मुझे आप ये बताओ, जस्ट लेट मी नो वन थिंग। मैंने 3 स्टेप्स बताए हैं वोकैबुलरी को याद करने के। डू यू रिमेंबर दैट? वो कौन से 3 स्टेप हैं बताएं। सर मतलब आपने कहा था कि आपस में मतलब बात करो उन वर्ड्स को लेके आके, मतलब डेली लाइफ में यूज करो जब होंगे। नहीं 3 स्टेप बताएं कौन कौन से। आप में से जो बच्चे सारी क्लास में बैठे हैं मैंने वो बताएं मुझे 3 स्टेप कौन कौन से। वकार ने हाथ खड़ा किया। वकार, वुड यू लाइक टू टेल अस those 3 steps? वो कौन से 3 स्टेप्स हैं? Sir, I actually just asked, so we just need to memorize the GRE and the PMC words, so we just have to memorize the list, no other list of words or anything?
I didn't say that you need to memorize all the words. I'm just telling you that read that word and try to understand their meanings. That's all. Okay. I didn't say that you start memorizing one word from other. You cannot memorize. We cannot memorize the word. It's the foolish idea that we start memorizing each and everything word. I'm telling you that understand the philosophy of the word, understand the methodology of the vocabulary. I told 3 methods to memorize or keeping those words in your mind. Will anybody in the class who would tell me that? कोई बच्चा है जो मुझे बताएगा बेटा? कौन बताएगा मुझे? जी सही। जी बेटा बोलो। Sir, can you repeat that question? Come on, yaar. The question is that how we can memorize or keep the word in our mind for a longer period of time. कैसे रख सकते हैं वर्ड्स को अपने ज़हनों के अंदर? सर उसकी यूजेज देखें और उसको सेंटेंस मेकिंग करें। मेरे बच्चों, मैंने आपको जो वोकैबुलरी वाली जो वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं। आप मुझे वो 3 स्टेप्स बता दें। इसका मतलब है कि you didn't watch that video. जी बेटा बोलो। सर मैं बताऊं? जी बेटा बोलो। Sir, you told about the idea that we gotta see the morphology of word and कि और ये बताया था आपने कि मतलब आप उसको रख के देखें कि ये कैसा वर्ड है, मतलब ये अच्छा मीनिंग दे रहा है आपको या बुरा, मतलब आपने थोड़ी और बातें बताएंगी। I got the idea but I don't know how to explain it. यार बच्चों मेरे से आप एक प्रॉमिस करें यार, बच्चों मेरे से एक प्रॉमिस करें। आज सारे बच्चे जाके ना उस वोकैबुलरी वाली वीडियो को देखिएगा। मैं आपको दोबारा उसका लिंक सेंड करूंगा। उसको मेरा बच्चा प्लीज एक दफा पढ़िएगा, उसको जाके वोकैबुलरी को एक दफा सुन लें उसको कि वो कैसे पढ़ी जाती है। Obviously, I'll tell myself, मैं भी आपको बताऊंगा, यहाँ पे बार-बार बताऊंगा आपको। Can you explain the 3 methods? हाँ मैं बताऊँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। अब मैं बेटा वो आपको बता रहा हूँ 3 मेथड आपके ये हैं। मैं अगर हम ये एक्सरसाइज कर लें ना आज, ये हम एक्सरसाइज कर लें तो इसके बाद हमने वोकैबुलरी वाली जब एक्सरसाइज करनी है तो मैं उस वक्त आपको रिपीट कर दूंगा चीजें। लेकिन अभी बता दूं, जब भी आपके सामने कोई नया वर्ड आए, whenever you come across a new word, ठीक है, जब नया वर्ड आपके सामने आए, जैसे एग्जांपल यहाँ देखो, आपके सामने जब नया वर्ड आए, ये लफ्ज आ रहा है, सपोज एंथ्रोपिस्ट, ठीक है, और फिल एंथ्रोपिस्ट का वर्ड मैंने ऐड कर, आपके सामने ये वर्ड है। जैसे आपके उसमें जीआरई के अंदर भी और उसमें जो पेपर के अंदर जेनोसाइड वाला वर्ड भी दिया हुआ था, ये वाला वर्ड दिया था जेनोसाइड का। तो आपके लिए ये बड़ा कोई वर्ड डिफिकल्ट या इजी नहीं होता मेरे बच्चों, कोई वर्ड डिफिकल्ट या इजी नहीं होता, वो अनफैमिलियर होता है, वो वर्ड अनफैमिलियर होता है मेरे बच्चों, अनफैमिलियर होता है। तो आपने उसके साथ दोस्ती बनानी है। आपने कहना है फिल एंथ्रोपिस्ट, फिल एंथ्रोपिस्ट, जेनोसाइड, जेनोसाइड। सबसे पहला स्टेप ये है कि बी फैमिलियर विद द वर्ड, बी फैमिलियर विद द वर्ड। अब ये फैमिलियर का क्या मतलब होता है? टोन ऑफ द वर्ड को अंडरस्टैंड करें। तो इसके लिए फैमिलियर होने के लिए आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, वर्ड बोले जेनोसाइड, GENOCID, फिर उसके स्पेलिंग याद कर लें बेटा, माइंड के ऊपर आंखें बंद करके लिख लें, उसके स्पेलिंग नोट कर लें उसके। आपको उसके स्पेलिंग याद हो गए। अब आप उससे पूछेंगे कि कैसा वर्ड लग रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, कैसा लग रहा है, ये न्यूट्रल, तो तुक्का लगाएं, कोई ना कोई तो मीनिंग आएगा ना उसका। तो उसके बाद आप डिक्शनरी मीनिंग चेक कर लेंगे या डिक्शनरी में इसका मीनिंग क्या है, या वैसे भी आपको पता चलेगा IST पे खत्म होने वाला वर्ड पर्सन होता है, पर्सन होता है, और फिल का मतलब फ्रेंड होता है। ये इसका मतलब पॉजिटिव वर्ड है कि ये कोई, और एंथ्रोप का मतलब मैन होता है, ठीक है। तो एक ऐसा आदमी जो इंसानों से मोहब्बत करने वाला है उसको फिल एंथ्रोपिस्ट कहते हैं। अब आपको इसका मीनिंग पता चल गया बेटा, टोन से पता चल गया। जब मीनिंग पता चल गया तो नंबर 2 आपने क्या करना है, एसोसिएशन कर देनी है, लिंक बनाना है आपने, लिंक बनाएं इसके साथ, वर्ड के साथ। अब लिंक क्या बनाना है आपने बेटा, लिंक बनाना है इर्द के मास्टर के अंदर कोई देखें, कोई बंदा आपका जानने वाला है, यार वो कितना बड़ा इंसान से मोहब्बत करने वाला, बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है, आपके वालिद मोहतरम बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, अब्बा जी का नाम आएगा, ये वर्ड आपके ज़हन में खुद ब खुद आ जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। अब तीसरा चीज ये है कि आपने उसको सेंटेंस बनाकर यूज करना है डेली लाइफ के अंदर। बेटा ये 3 स्टेप्स हैं। इन 3 स्टेप के साथ आप बेटा 1 लाख से शायद वर्ड याद कर सकते हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे वर्ड बेटा मेरे माइंड के अंदर है। अब ये तीनों चीजें बेटा मैंने डिटेल के साथ आपको वीडियो में बना के दी है। मेरे बच्चों, आप क्यों नहीं देखते हो यार, आप मुझसे क्यों नहीं इससे सवाल करते? मुझे आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड लिटिल बिट,
खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा। अच्छा जी, अब मेरे बच्चों ये देखो इधर, ये हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, बोलो जरा कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने? 12 आई थिंक, 10 से स्टार्ट करने हैं। 10 स्टार्ट करना था हम लोगों ने। आ जाओ भाई, किधर गया? सर नहीं, ये कर लिए थे हमने कल, ये क्लास में नहीं थे, हमने ये कर लिए हैं। अच्छा जी, 17-18 कर लें। यहाँ तक कर लेते हैं बेटा जी, 16 से करते हैं, है ना? 16 वाला कर लिया किया हुआ है कल कर लिया था, कर लिया था कल ये भी कर लिया था, 17-18 भी। सर हाँ जी, 15 टाइम भी पड़ा तो कर लेते हैं। किया था। यहीं से कर लेते हैं बेटा, यहीं से कर लेते हैं, जल्दी कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। अब देखो आपको ये जो मैंने चीजें बताई हैं वो कितनी एप्लीकेबल होंगी यहाँ पे, और करना जरा बेटा। मेरे बच्चों मेरा साथ दिया करो यार, आप मेरा साथ नहीं देते हो मेरे बच्चों। मैं आपको कभी भी नहीं रोकूंगा कि आप मुझसे सवाल नहीं, आपने परेशान नहीं होना, ना आपने घबराना है बेटा। स्टूडेंट की ना ईगो नहीं होती है कि मेरी ईगो हर्ट हो गई है बेटा। तालिब इल्म का मतलब होता है तलब करता है वो, और वो जितना ज्यादा मांगता है बेटा अल्लाह ताला उसको उतना देता है। आपने बेटा परेशान नहीं होना, ना मैं परेशान हूं इस बात से। परेशानी पता क्यों है? परेशानी इसलिए कि मरीज जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है बेटा ये मेडिसिन ले लो, और आपने मेडिसिन जाते जाते बाहर फेंक दी, खाई नहीं, तो फिर कैसे ठीक होंगे आप? तो मेरा बच्चा जो मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूँ वो तो आप यूज तो करें ना यार, कम से कम। मेरे बच्चों सारी अंग्रेजी आपको आ जाएगी। मेडिसिन नहीं, हमें इंजेक्शन चाहिए जो फौरी काम करे। बेटा वो फौरी काम करते हैं, मेडिसिन बड़ी जबरदस्त मेडिसिन है मेरी, मतलब ये 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, ये ऐसे नहीं आपको बता रहा था। लो बेटा जी, ये पैरेलल स्ट्रक्चर आ गया। पैरेलल स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी, अब देखना जरा आपको समझ लगेगी जो मैंने चीजें बताई हैं आपको सारी। और चलो भाई ये देखो, आपको ये मजा आएगा समझ पढ़ के। पैरेलल स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको ये देखो, आपको डेल्टा ऑप्शन पढ़े जरा। द चीफ ऑफ पुलिस डिमांडेड फ्रॉम हिज असिस्टेंट्स एन ऑर्डरली इन्वेस्टिगेशन। मुझे बताओ बेटा एन ऑर्डरली इन्वेस्टिगेशन क्या चीज है? नाउन फ्रेज है कि ये क्या चीज है? एडजेक्टिव फ्रेज। एन ऑर्डरली इन्वेस्टिगेशन, हिज असिस्टेंट, नाउन फ्रेज है बेटा। एन से स्टार्ट हो रहा है लफ्ज, ए एन दा से जो शुरू होगा वो नाउन फ्रेज होगा। एन ऑर्डरली इन्वेस्टिगेशन एक पूरा नाउन फ्रेज है। अच्छा आगे, अब वेल रिटन रिपोर्ट नाउन फ्रेज है, और हार्ड वर्क ये भी नाउन फ्रेज है मेरे बच्चों, ये भी नाउन फ्रेज है। तो सारे नाउन फ्रेजेस आ गई, हमारा सेंटेंस ठीक है। वर्क हार्ड भी नाउन फ्रेज नहीं है क्या? कौन सा वर्क हार्ड वाला? हाँ वर्क जी हार्ड नाउन, कौन सा वर्क हार्ड नाउन फ्रेज है कि क्या ये? सर, अल्फा में पूछ रही हूँ कि अल्फा और डेल्टा में हार्ड वर्क और वर्क हार्ड का ये बता दो। अब मुझे बताओ, मैंने ये समझाया है आपको, वर्क हार्ड में और हार्ड वर्क में फर्क क्या है? बताओ जरा, खुद बताओ मुझे। वर्क क्या चीज है बेटा? वर्ब है, और वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड क्या होता है? एडवर्ब। ये तो बेटा क्लॉज है, ये तो वर्ब आया हुआ इसमें। और यहाँ पर जो है हार्ड वर्क, हार्ड एडजेक्टिव है, वर्क नाउन है, लिहाजा ये नाउन फ्रेज है। समझ लगी मेरी इंपॉर्टेंस की? ये चीजें मैंने क्यों करवाई आपको मैंने? इसलिए आपको ये फायदा हुआ कि ये सेंटेंस ऐसे है। और मेरे बच्चों ये देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में समझना कि ये नाउन फ्रेज है कि एडजेक्टिव फ्रेज है। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए बेटा पूरा घंटा लगा के मैंने मेहनत करके आपको चीज समझाई है। और मेरे बच्चों प्लीज इस मेहनत को जाया नहीं होने देना, मुझसे बार बार पूछना है आपने। आपको मैंने मेरे बच्चों नंबर इसलिए दिया है कि आप मुझसे पूछे। मेरा बच्चा मैंने कोई ऐसी क्यों नहीं आप बेटा मुझसे पूछते हो यार? अब हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। इसका देखो अब नॉट ओनली वी सॉ, अब फिर बेटा पैरेलल स्ट्रक्चर है, नॉट ओनली के बाद क्या आता है? बट ऑल्सो आता है। तो देखो कहां लिखा है नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला? वो डेल्टा में लिखा, वी सॉ हिम नॉट ओनली। अब देखो नॉट ओनली के बाद ना वर्ब आएगा, मैं कहता हूं नॉट ओनली के बाद वर्ब आएगा, बट ऑल्सो के बाद ही वर्ब आएगा। तो देखो नॉट ओनली ड्रोन लिखा हुआ है और वहां पे बट ऑल्सो कॉल लिखा हुआ है, बाकी बेटा जी सारे गलत है। मिंट लगता है मिंट। पैरेललिज्म में जो है जस्ट वर्ब देखने या उनके फॉर्म्स पे डिस्कस करेंगे? लाइक फर्स्ट में आप मेरी बात सुनो, हमने जो सेंटेंस पढ़ा वी सॉ हिम, वी सब्जेक्ट हुआ, सॉ वर्ब हुआ, हिम ऑब्जेक्ट हुआ। नॉट ओनली ये कंजंक्शन है, नॉट ओनली के बाद क्या लगता है आगे? बट ऑल्सो। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन ये कहता है कि जब आपने नॉट ओनली लगाना हो तो आगे आपने क्या लगाना होता है? बट ऑल्सो। और फिर दूसरी रूल ये होता है कि नॉट ओनली के बाद अगर आपने वर्ब लिखा है तो बट ऑल्सो के बाद वर्ब लगाना। नॉट ओनली के बाद आपने एडजेक्टिव लिखा है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव लिखते हैं। नॉट ओनली के बाद आपने नाउन लिख दिया तो बड़ी सिंपल चीज बातें हैं इसमें, ठीक है सर? ये मैंने पूछा था कि जैसे हमने बट ऑल्सो के बाद कॉल यूज किया है फर्स्ट फॉर्म और नॉट ओनली के बाद ड्रॉन यूज किया, तो ये वाली चीज हम नहीं देखेंगे? फॉर्म्स ऑफ वर्ब को नहीं देखेंगे क्या?
बेटा फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखेंगे लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वी सॉ हिम नॉट ओनली ड्रोन इन द डीप वाटर बट आल्सो कॉल फॉर हेल्प। ड्रॉनिंग नहीं आ सकता। अब मुसल में होना चाहिए था, तो मेरा बच्चा ड्रोन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है यहाँ पे, ड्रोन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, बेस फॉर्म है, और कॉल भी बेस फॉर्म है। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? ड्रॉन के बारे में आ गए ना, कंफ्यूज हो गए ना आप? ये फर्स्ट फॉर्म है ड्रोन, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन, वर्ब बेस फॉर्म। अच्छा आगे चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास है एट द एंड ऑफ द पार्टी और ऑन द लॉ। मुझे बताओ बेटा जी, एट द एंड ऑफ और इन द एंड ऑफ द क्या डिफरेंस है? बताओ क्या डिफरेंस है? एट द एंड और इन द एंड में क्या डिफरेंस है? किस बच्चे को पता है? चलो जी, अंग्रेज बच्चे हैं मैदान में, एट द एंड और इन द एंड का क्या डिफरेंस है? कौन बच्चा बताएगा? मदर टंग इंटरफेरेंस। सर इन द एंड सेंटेंस के लास्ट में आता है। अरे नहीं मेरे बच्चों, अब सुन लो, मैं आपको टोटका बताने लगा हूं, गौर से सुनना बेटा। एट द एंड जहां कहीं यूज होगा उसके बाद ये देखो ऑफ लगेगा, लाजमी ऑफ आएगा मेरे बच्चों हमेशा। इन द एंड के बाद ऑफ नहीं आएगा। अब आप देख लो, एट द एंड के साथ ऑफ लगा हुआ है, इन द एंड के साथ ऑफ ठीक नहीं है, इसलिए चार्ली ऑप्शन ठीक है। तो एवरीबॉडी विल गेट अ गिफ्ट एट द एंड ऑफ द सेरेमनी। ये टोटका याद रखना। Sir, why not? Even after in the end there is off, right? You use any sentence, write or say any sentence using in the end. You will never use in the end of something. You will never use it. Okay, yeah. Or Right. say any sentence. Okay. Speak any sentence. Excuse me, sir. बेटा बोलो। सर हम बाय द एंड कब यूज करते हैं सेंटेंस में? बेटा बाय द एंड का मतलब होता है कि वो इस एक डेडलाइन के तो बाय मतलब बाय द एंड ऑफ सितंबर, बाय द एंड ऑफ समथिंग ऑफ लग सकता है, बाय द एंड ऑफ टाइम आएगा बेटा आगे उसके साथ। Okay. How do we know it's C and not A? I am telling you this. Everybody will get a gift at the end of the ceremony. By the end of the ceremony, बेटा जी डेडलाइन नहीं है, मतलब बाय द एंड ऑफ सितंबर, बाय द एंड ऑफ समथिंग, वो टाइम फ्रेम के साथ आता है। ये सेरेमनी एक टाइम नहीं है बेटा, ये तो एक तकरीब की बात हो रही है ना, तो वो टाइम वर्ड के साथ आएगा। इन द एंड ऑफ द सेरेमनी आएगा, एट द एंड ऑफ द सेरेमनी आएगा, इन द एंड नहीं आएगा। जी विकास, डू यू हैव एनी सेंटेंस? Sorry. Was someone saying something? Yeah, you can talk to me. बोले। Okay. Sorry. So, sir, it'll make more sense if we put in the end at the first, right? Yeah, sure. You can use in the end. Usually used in the start of the sentence, but we use comma in the end. Comma. Everybody was settled down. Everybody was settled down in the end. But if we use at the end of the meeting, at the end of the year, at the end of the class, then we talk about of the class. But we don't say that in the end of the class. It is wrong. It is wrong. It is wrong. Sir, I think both A and C are correct grammatically. A and C. A can also be correct. Everybody will get a gift by the end of the ceremony. But nahin, by the end of the ceremony, I don't think so. By the end of September, month of September, by the end of that के साथ आएगा. I don't think so कि by the end of के साथ आना चाहिए. I'm not sure about it, but I think. Sorry, I just looking at this right now. I think C is correct just because grammatically you would use at the end of the ceremony. In the end of the ceremony, I've heard people use it, but grammatically at the end of the ceremony is right. But when you use by, it's normally associated by a specific date or time. So they say by the end of Tuesday, you got a deadline by the end of Tuesday. Yeah, but wouldn't that still apply to the end of the ceremony? Because you could be saying by the end of the day, or you could replace it with ceremony by the end of the ceremony. That's No, I get what you're saying, but look at C and it's just grammatically correct. If you look at everything else, C just sounds more correct. Because I even have teachers and stuff that have used in, but at the end of the, like when you're ready, you just use at the end of the ceremony. Okay. Let us conclude that all of you people, both of you guys, just go down to your own circle and find it out whether it's right or not. But right now, Charlie is correct. Let's go forward. We don't have much time for that. जी एहसान, आप क्या कहना चाहते हो? सर मैंने ये पूछा था, जो आपने GRE के लिए सेंड किया उसमें टोटल वर्ड्स कितने हैं? मतलब बेटा जो मैंने GRE की लिस्ट आपको सेंड किया ना, उसमें 500 वर्ड्स हैं,
500 वर्ड है उसके अंदर, और 500 वर्ड्स प्लस सिनोनिम्स के साथ जब लेके जाओगे ना, जब सिनोनिम के साथ लेके जाओगे तो वो एफएससी और आपकी जो ओ लेवल से सारे वर्ड को कवर कर जाता है, पीएमसी के वर्ड को भी कवर कर जाएगा आपको। ठीक है, वो मैं आपको इसका डेमो, हाँ जी, फोटो कॉपी करवाई है, वो तो इतने पेजेस हैं, पता नहीं कोई 30 50 के करीबन 50 पेजेस है बेटा, 50 पेजेस है, 55 पेजेस है वो 50 पेजेस। देख के डर लग रहा है कि पता नहीं कैसे। ओए यार क्या हो गया यार, कैसी बातें करे, तुमने करना तो है ना मेरे बच्चा, समंदर से गुजरना तो है, तो डूबना तो पड़ेगा ना यार। अच्छा जी 20 देखो, कोई ऐसा मसला नहीं। 20 बेटा देखो, पैरेलल स्ट्रक्चर है, राइट टू ड्रॉप, टू मीट और नॉट टू मीट। अच्छा जी, the administration approved the students right to drop the class but not meeting with the professor। अच्छा, इसका आंसर 40 ठीक है। the administration approved the students right to drop the class but not to meet with the। अब देखो यहाँ पे पैरेलल स्ट्रक्चर है, the students right to drop not to meet, to drop to meet, ये पैरेलल स्ट्रक्चर के साथ आ रहा है। तो पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अगर आपने टू ड्रॉप टू इन्फिनिटिव लिखा है तो इसके बाद भी आपका टू इन्फिनिटिव ही होना चाहिए। इसके बाद आपके बेटा की है ये डबल यूज ऑफ सब्जेक्ट नाउन क्लॉज। देखो नाउन क्लॉज यूज आर यूज्ड रॉन्गली। देखो दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, बेटा ये नाउन क्लॉज है। क्यों नाउन क्लॉज है? दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन वाज डिस्कवर्ड इन द 19th सेंचुरी, के जमीन सूरज गिर्द हरकत करती है, ये 19th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ। तो नाउन क्लॉज के बाद हम दोबारा यहाँ पे कॉमा नहीं लगता, यहाँ पे इट नहीं लगता, और यहाँ पर ये इट इज डिस्कवर्ड दोबारा सब्जेक्ट नहीं लगेगा, तो बीटा ठीक होगा। दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये नाउन क्लॉज है, वाज डिस्कवर्ड इन द 19th सेंचुरी। मैंने आपको नाउन क्लॉज के बारे में भी क्लियर नहीं किया, इंशाल्लाह ये कल एक्स्ट्रा क्लास के अंदर हम नाउन क्लॉज को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, डोंट मिस एक्स्ट्रा क्लास टुमारो एट नाइट 11 AM सॉरी। अच्छा जी, डबल यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। जी बेटा सर कल एक ही क्लास होगी या कल भी 2 क्लासेस होंगी? कल भी 2 क्लासें नहीं बेटा, जब तक आपने कहना नहीं है ना सर की अंग्रेजी समझ में आना शुरू हो गई है, ये क्लासें चलानी है मैंने आपको। ठीक है सर, ये जब लॉजिकल रीजनिंग की क्लास होनी है तब भी ये साथ होगी 1 घंटे की? करने नहीं, बस वो कल ही होगी बस क्लास। देन नेक्स्ट मंडे नहीं, नेक्स्ट बाकी अगर आपको जरूरत होगी तो हम क्लास लगा देंगे। इट्स ऑल अप टू योर, बाकी फिर मैं एक्स्ट्रा खुद से पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, अच्छा जी चलेंगे आगे नेक्स्ट। अब आगे चल रहे हैं हम लोग। एलन्स बाइलिंगुअल एबिलिटी टू प्रीवियस एक्सरसाइज वर द क्वालिटीज दैट हेल्प हर दैट जॉब। जो मैंने आपको चीजें सिखाई हैं, सीखे ना जरा। एलन्स बाइलिंगुअल एबिलिटी एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस, ये सारे का सारा यहाँ तक क्या है मेरे बच्चों? सारा का सारा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है ना। ये देखो जरा, यहां से सारा एलन्स बाइलिंगुअल एबिलिटी प्रीवियस एक्सपीरियंस तक, यहां तक ये सारे का सारा क्या है? सारे का सारा सब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट नाउन फ्रेज होता है, या मुझे बताओ नाउन फ्रेज है नाउन क्लॉज है? ये सब्जेक्ट नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, क्लॉज है? नाउन फ्रेज हाँ फ्रेज है, क्योंकि इसमें कोई क्लॉज नहीं है। लेकिन ये बताओ यहां से लेके देखो, ये वाला जो था दैट अर्थ द मूव्स अराउंड द सन, यहां तक ये वॉज से पहले ये फ्रेज है या क्लॉज है? क्लॉज। क्यों? ये मूव्स आया भाई, ये नाउन क्लॉज है, ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज बेटा सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? बाइलिंगुअल एबिलिटी की और प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। एंड लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा? वर आएगा। और यहाँ देखो उसने वॉज में गलती कर दी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट में एग्रीमेंट का रूल है। अब क्या है? द क्वालिटीज दैट हेल्प हर गेट द जॉब। तो ये क्वालिटीज से पहले देखो दैट हेल्प हर गॉट, तो दैट के बाद हेल्प वर्ब लगा हुआ है, तो ये बात क्वालिटीज की हो रही है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गई यहाँ पे। द क्वालिटीज दैट हेल्प हर गेट द जॉब, तो ये वाला अल्फा मेरा ठीक हुआ। यहाँ पे दैट विच इकट्ठा नहीं आएगा, और टेक द जॉब नहीं होता, गेट द जॉब होता है। ये कोलोकेशन की मिस्टेक्स। ठीक है, तो इसलिए मेरे बच्चों आप जब एक बार सीखते हो तो चीजें सारी क्लियर होती हैं। आमना किधर है बेटा? आमना दिलबर बेटा यहाँ पे है कि नहीं है? वो आमना मजीद है या आमना दिलबर थी? नहीं सर मैं हाँ मेरे बच्चों, आप मेरे बेटे आपको समझ लग रही है चीजें। मेरे बच्चे आपके लिए स्पेशल क्लास लगाई है। आपने क्लास पढ़ी है 11 से 12 बजे वाली? सर नहीं, मुझे पता नहीं था 11 बजे होनी है। मैं 12 बजे ऑनलाइन हुई थी तब मुझे पता चला, तो कल लूंगी इंशाल्लाह। देख लो मेरा बच्चा, कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर आपने मिस कर दिया। वो क्लास बनाई मैंने आपके लिए थी, और आप बेटा जी आपने, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। कल फिर पता नहीं था मुझे।
कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कल फिर जरा एक्टिव होकर करिएगा। अच्छा जी सना बेटा, आपको जीआरई लिस्ट मिली नहीं है आपको? ओह यस, यू डिडंट गेट एनी मैसेज। ओके सना, आपने लगता है कोई आपकी प्राइवेसी लगी हुई है, नहीं लगा आपको तो मैसेज नहीं लगा। चलो मैं भाई अच्छा जी नेक्स्ट बेटा जी 23 के अंदर बीटा ऑप्शन, ये क्या है? पहला स्ट्रक्चर अगेन बेटा जी सेम वर्ब के साथ। वुड यू ट्रस्ट दिस मैन टू बिहेव फेयरली ऑनेस्टली एंड एथिकली इन दिस पोर्टफोलियो? अब बेटा देखो इसमें पहला स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, वुड यू ट्रस्ट दिस मैन टू बिहेव। अब देखो बेटा बिहेव के साथ देखो फेयरली लगा हुआ है, ये क्या है बेटा? फेयरली ऑनेस्टली और एथिकली, जल्दी बताओ क्या है? हमने पढ़े हैं एडवर्ब्स है ना, किसके लिए यूज हो रहा है? बिहेव के साथ यूज हो रहा है। तो मेरे बच्चों अगर मैंने फेयरली लिखा है तो ये भी ऑनेस्टली, ये भी एथिकली होना है। ये डेल्टा क्यों गलत है? क्योंकि मैंने ऑनेस्ट लगा दिया, ऊपर मैंने क्या लगा दिया? एंड एथिकल लिखा दिया, इसलिए लगा दिया। तो ये पहला स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखो क्या, बिहेव फेयर नहीं होगा, बिहेव फेयरली होगा। समझ लगी बेटा मिस्टेक? जब आपको स्ट्रक्चर समझ लगा तो कैसे मिनट लगा आपको सेंटेंस फाइंड आउट करने में। The chairs in this room are stronger than those in the adjacent room। बेटा पहला स्ट्रक्चर है और कंपैरिजन की मिस्टेक है। then से पहले और बाद वाले वर्ड सेम होते हैं, तो हम कहते हैं कि the chairs in this room are stronger than those in the adjacent room। तो कंपैरिजन किसका हो रहा है? चेयर्स का कंपैरिजन चेयर के साथ करते हैं और उसकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हो रहा है। तो ये नहीं होगा कि दैट ऑफ द एडजेसेंट रूम, इसका मतलब है कि वो जो रूम का कंपैरिजन चेयर का कंपैरिजन रूम के साथ हो रहा है। यहाँ पर रूम का कंपैरिजन चेयर का कंपैरिजन दोज एडजेसेंट रूम, देन दोज ऑफ द एडजेसेंट रूम, देन दोज इन द एडजेसेंट रूम के साथ होगा। अच्छा मुझे बताओ बेटा इसमें प्रीपोजिशन फ्रेजेस कौन कौन सी हैं सारे सेंटेंस के अंदर? जल्दी जल्दी बताओ, पहले सेंटेंस के अंदर कौन सी प्रेजेंट फ्रेज है? Chair in this room, in the room, in the adjacent room। अच्छा in the adjacent, और ये इसमें कोई प्रेफरेंस है ही नहीं। ऑफ द adjacent room का प्रेफरेंस है, in the adjacent room में प्रेपोजिशन भी है। तो मुझे बताओ बेटा in the adjacent room का ताल्लुक किसके साथ है? हाउस के साथ, ठीक है। तो in the adjacent room एडजेक्टिव फ्रेज होगी और उसका ताल्लुक ये है प्रेपोजिशन फ्रेज सारी के साथ। इसका आंसर अल्फा के साथ होगा। चेयर का कंपैरिजन चेयर्स के साथ ही होगा, रूम के साथ नहीं होगा। इसके बाद आपका 25 के अंदर है रेपिटेशन वर्बोसिटी। देखो अहेड ग्रेट, एडवांस फॉरवर्ड और ये एडवांस ग्रेटली, वी हैव एडवांस ग्रेटली इन आवर नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। इसको बेटा स्ट्रक्चर को चेक करो, वी सब्जेक्ट है, हैव एडवांस हो यार ये क्या गड़बड़ कर रहा है, वी हैव एडवांस्ड वर्ब। ग्रेटली क्या चीज है बेटा? पार्ट्स की क्लास जल्दी बताएं क्या चीज है? वी हैव एडवांस ग्रेट के वी एडवांस ग्रेटली। अब मुझे बताओ बेटा जी इन आवर नॉलेज का ताल्लुक किसके साथ है? ये प्रीपोजिशन फ्रेज इन आवर नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स, इसका ताल्लुक किसके साथ है? बोलो। एडवांस इसका ताल्लुक किसके साथ है? एडवांस के साथ। एडवांस इन आवर नॉलेज ना, तो बेटा एडवांस क्या चीज है? वर्ब है। तो ये भी ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब फ्रेज है। फ्रेज सर, ये वर्बोसिटी क्या होती है? ये रेपिटेशन के नीचे जो आपने लिखा है वर्बोसिटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक बात बताने के लिए दो वर्ड यूज किए हैं। जैसे एडवांस्ड अहेड, एडवांस का मतलब ही अहेड होता है, एडवांस फॉरवर्ड ही होता है। तो एडवांस के साथ फॉरवर्ड और अहेड नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक किया उसने? वी हैव एडवांस्ड ग्रेटली इन योर नॉलेज। भाई अगर मैं बात वी की कर रहा हूँ तो अवर आएगा ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑफ द यूनिवर्स होता है, ऑफ यूनिवर्स नहीं होता, ऑफ द यूनिवर्स के साथ होगा, इसलिए डेल्टा हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद माय फैमिली बेक्स टुगेदर नियरली एवरी नाइट। नियरली एवरी नाइट होता है, ये हमारा ऑप्शन ठीक है। कब बेक करती है? कब बेक करती है? एवरी नाइट, नियरली एवरी नाइट। ये एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है। एंड वी देन गेट टू एंजॉय एवरीथिंग वी मेक टुगेदर। इसमें कंपाउंड सेंटेंस है और दरमियान में सेमीकोलन आना चाहिए था या एंड के सामने कॉमा आना चाहिए। ये वाला रूल याद है कि भूल गया है कि कल ये मैं करवाऊंगा आपको? ये करवा दूं दोबारा? सर याद है, याद है। नहीं सर करवा दीजिएगा प्लीज, एक्स्ट्रा क्लास होनी है तो उसमें करवा दीजिएगा। बिल्कुल करवा दूंगा मेरा बेटा, बिल्कुल करवा दूंगा। अच्छा मुझे बताओ, सेमीकोलन लगा दें तब भी ठीक रहेगा ना? हाँ बिल्कुल ठीक मेरा बेटा, फिर भी ठीक है, बिल्कुल भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा मेरे बच्चों आप मुझे बताओ, आज मैंने आपको एक वीडियो का लिंक, जी बेटा बोलो।
सर कोमा और एंड एक साथ कैसे आ सकते हैं सेंटेंस में? कॉमा और एंड कैसे आ सकता है? बिल्कुल ये आ देखिए सकता जो है। अल्फा ऑप्शन है इसमें करेक्ट कैसे होगा? नाइट के बाद कोमा भी आ रहा है और फिर एंड भी आ रहा है। आपने मेरा बेटा फैन वॉइस पढ़ा है मेरे बच्चे ने? फैन वॉइस पढ़ा है मेरे बच्चे ने? नहीं पढ़ा ना फैन वॉइस? सर फैन पढ़ा तो वॉइस था वाले लेकिन तो मेरे बेटा जब फैन वॉइस वाले दो कंजंक्शन से दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ती हैं तो उससे पहले हम कॉमा लगाते हैं। ठीक, अच्छा जी, ठीक हो गया। चलें, इससे पहले एक क्या क्वेश्चन आया एक बच्चे का 24 को क्या कह रहा है वो कि मेरा बेटा इसमें बताना आमना 24 वाला प्रॉब्लम है कि 23 वाला कि 24 वाला प्रॉब्लम है आपको? आमना बच्चे बोलो जरा। सर प्रॉब्लम नहीं है, मैं कह रही हूँ कि आप ये फाइल शेयर कर दें। क्या शेयर कर दूं उसको? ये पूरी फाइल शेयर कर दें व्हाट्सएप पे। कर दूंगा मेरे बच्चे, बच्चे ने किया कर दूंगा, टेंशन नहीं। ठीक है, 26 बड़े बोलो। माय फैमिली बेक्स टुगेदर, ये मेरा हो गया। और अब 27 पे आ रहे हैं। 27 पे हमारे पास ये है कि पैरेलल स्ट्रक्चर है सेम और एडजेक्टिव के साथ। A healthy body is one that is strong, flexible and acerbic। अब आप खुद बता दो, मिस्टेक आपको पता चलती है बेटा। हेल्दी बॉडी बताओ बेटा, फिर ए हेल्दी बॉडी फ्रेज है या क्लॉज है? जल्दी बताओ। फ्रेज। कौन सी नाउन फ्रेज है प्रेपोजिशन फ्रेज है? Noun phrase. अब मुझे बताओ बेटा कि ए हेल्दी बॉडी इज होना चाहिए या आर होना चाहिए? सर इज होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि मेनी हेल्दी बॉडीज तो फिर क्या होता? आर। अब हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है। इज वन दैट इज स्ट्रॉन्ग के दैट आर स्ट्रॉन्ग? वन दैट इज स्ट्रॉन्ग होगा, दैट इसके साथ जुड़ा। अब मुझे बताओ दैट इज स्ट्रॉन्ग जो है, दैट इज स्ट्रॉन्ग जो है, ये वाला जो पोर्शन है, तीन वर्ड है, ये बताओ फ्रेज है या क्लॉज है? सर क्लोज है। क्लॉज। और इस क्लॉज का ताल्लुक किसके साथ है? वन के साथ है। वन के साथ है ना, वन दैट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना? तो वन चूंकि नाउन पर नाउन है लिहाजा ये एडजेक्टिव क्लॉज होगी। अच्छा आगे मुझे बताओ, दैट इज स्ट्रॉन्ग हो गया। अच्छा ये फ्लेक्सिबल है और ये असरबिक है। अब ये फ्लेक्सिबल एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये सिर्फ एडजेक्टिव है। फर्क पड़ेगा, गड़बड़ होगी ना, यहाँ से हुई कि नहीं गड़बड़? वो कहता है अगर आपका यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज है तो यहाँ भी एडजेक्टिव क्लॉज लिखे और यहाँ भी एडजेक्टिव क्लॉज लिखे। अब देखो ये क्या हुआ, दैट इज स्ट्रॉन्ग, ये उसने एक कर दिया, दैट इज स्ट्रॉन्ग के साथ दैट इज स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव, फ्लेक्सिबल एक एडजेक्टिव और असर्बिकली फिट। यहाँ पे असर्बिकली फिट बेटा ये उसने क्या किया है? ये भी असर्बिकली फिट कर दिया उसने। सर तो एरोबिकली फिट। सर एरोबिकली, हाँ एरोबिकली फिट। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग, दैट इज स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड असर्बिकली फिट के साथ हमारा जो ना ये ऑप्शन ये सही बन रहा है हमारा। सर ये इसमें हो सकता है a healthy body is the one. दोबारा बोलो कैसे? A healthy body is A the healthy one। body is the one जी। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल is the one that is strong, flexible and assertively। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो उसमें दावन है नहीं, is the दावन उसने कहीं लिखा ही नहीं हुआ। तो जब लिखा ही नहीं हुआ तो नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ कि the हो सकता है a healthy body is the one that is strong। बिल्कुल, बल्कि मैं कहता हूँ मैं होता तो मैं दा ही लिखता उसके साथ ज्यादा। इस तरह से टू लुक आउट। सर ये आपने पहले एक पैरेललिज्म का रूल पढ़ाया था कि एल वाई वाला हमने पढ़ा था, तो इसमें नहीं अप्लाई होगा 27 में कि जब एरोबिकली यूज करें तो स्ट्रांगली और फ्लेक्सिबली इस तरह करके? नहीं बेटा, हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, फिट के ऊपर बात कर रहे हैं। फिट ये सारा ना एडजेक्टिव है, स्ट्रांग है, फ्लेक्सिबल है और फिट है। आप इसको एरोबिकली निकाल दें यहाँ से, बिल्कुल फिर भी सेंटेंस बनता है, दैट इज स्ट्रांग, फ्लेक्सिबल एंड फिट। तो मैंने फिट की जगह फिट को एक्सप्लेन करने के लिए एरोबिकली लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फ्लेक्सिबली के पीछे भी एडवर्ब लगा सकता हूँ, स्ट्रांग के पीछे भी लगा सकता हूँ, तो फर्क को नहीं पड़ता उस बात से, फर्क को नहीं पड़ा। ठीक है, चलें जी आगे चलें जी। अब हम ये देखें, टू लुक आउट, व्हाइल लुकिंग आउट, व्हेन लुकिंग आउट। बेटा इसके अंदर ना व्हाइल लुकिंग आउट ऑल द ट्रीज वर क्वियर एंड स्टिल, और व्हेन लुकिंग आउट ऑल द ट्रीज वर क्वियर एंड स्टिल, और व्हेन शी वाज लुकिंग आउट। इसमें ना ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, व्हेन शी वाज लुकिंग आउट, जब वो बाहर देख रही थी। सर बीटा में क्या मसला है? सर बीटा में कोई मसला नहीं बेटा, बीटा भी ठीक है, व्हाइल लुकिंग आउट ऑल द ट्रीज। लेकिन ना इसका मतलब जब हम ऐसे लिखते हैं ना व्हाइल लुकिंग आउट, तो बताओ बेटा कि कौन बाहर देख रहा था, कौन देख रहा था? तो सब्जेक्ट नहीं है,
सब्जेक्ट ही नहीं है उसके अंदर। तो या मैं कॉमे के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड करता, व्हाइल लुकिंग आउट शी ऑब्जर्व दैट ऑल द ट्रीज वर क्वेयर एंड स्टिल, फिर तो ठीक होता। सर फिर ये रूल तो फ्रैगमेंट में से आ गया है, हाँ ये फ्रैगमेंट में से, बिल्कुल तो फ्रैगमेंट। इधर आपने कंपाउंड और कॉमा से प्लस लिखा हुआ है। बस पुत्र मैं तो नहीं टेंशन है, मैं मेरी अब क्लास पढ़े तो मैं तो बड़ा सिस्टमेटिक लेके चलता हूँ। चलो जी नहीं, और चलें आगे जी, चलें पैरेलल स्ट्रक्चर में सेम एडवर्ब के साथ सेम एडवर्ब आएंगे बेटा सारे। ये देखो, द प्रोडक्शन मैनेजर वाज आस्क्ड टू राइट हिज रिपोर्ट क्विकली, एक्यूरेटली एंड थॉरली, सारे सेम आ रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, क्विकली, एक्यूरेटली और इन अ डिटेल। चलो मेरे बच्चे बताओ, इन अ डिटेल्ड मैनर क्या चीज है? ओहो ये मेरे वर्ब कहां जा रहा था, बताओ बेटा। इन अ डिटेल क्या है? इन अ डिटेल प्रेपोजिशन फ्रेज है, शाबाश। और ये प्रेपोजिशन फ्रेज का ताल्लुक किसके साथ है? इन अ डिटेल मैनर क्या है? प्रोडक्शन है कि राइट है? राइट के साथ है ये एडवर्ब ही, लेकिन ये एडवर्ब फ्रेज है तो पीछे ये क्विकली वन वर्ड है, ये भी वन वर्ड है, तो भाई सेम रखे ना, चीजों को सेम रखना चाहिए। तो क्विकली, एक्यूरेटली एंड ये क्या से होना चाहिए था, एंड इसके साथ थॉरली का वर्ड सही हो जाता तो ये वाला वर्ड हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, चलो जी 30 के साथ वाला ऑप्शन आ गया हमारे पास, एट एनी टाइम्स। At 9 years old, my mother enrolled in medical store. अच्छा जी, at 9 years old, जब अब देखो मजेदार सेंटेंस कैसे बन रहा है, स्ट्रक्चर कैसे गड़बड़ हो रहा है। At 9 years old, 9 साल की उम्र में my mother enrolled, मेरी अम्मा ने मेडिकल स्कूल में एनरोल किया। ठीक है ना, अम्मा ने तो थोड़ी किया था। तो my mother enrolled in medical school when she was 9 years, मेरी अम्मा ने उस वक्त मेडिकल स्कूल में दाखिल लिया जब वो 9 साल की थी। ठीक है, तो कैसे होना चाहिए था, when I was 9 years old, my mother enrolled in medical school। ठीक है, तो चार्ली ऑप्शन ठीक होगा। while 9 years old my mother, ये भी वही सेम स्ट्रक्चर है, तो चार्ली करेक्ट होगा। ठीक है मेरे बच्चों, लो जी ये हमारा अब हो गया क्या कहते हैं मिसलेनियस मिस्टेक्स का मेरे बच्चों, हमने क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। तो अब आप मुझे बताएं कि अब हमने जो नेक्स्ट मैंने कल आपको पढ़ाना है ना, वो मैं आपको यहां से शुरू करूंगा। ये एग्रीमेंट मिस्टेक, ये सेंटेंस कंप्लीशन, ये कॉम्बिनेशन मिस्टेक, ये मॉडिफायर। बताएं बेटा जी, मॉडिफायर शुरू करें या वर्ब शुरू करें? तो वर्ब करते हैं शुरू। वर्ब स्टार्ट करें। कल बेटा जी बेटा बोलो बोलो बच्चे बोलो, बोल मेरे बच्चे। अब हमारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में बेटा जी आपको चीजें जो कुछ पूछनी है मुझसे पूछ लें। कल बेटा जी हम यहाँ से ना वो जो हमारा एक्स्ट्रा क्लास होगी वो मैं जी बेटा आपके क्वेश्चन करके ना तो हम ये वर्ब वाले को स्टार्ट करेंगे। जी बेटा सर मेरा एक क्वेश्चन था कि इस दफा उन्होंने मतलब कि हमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और ये क्लॉजेस की ये मतलब ये भी हमने करनी है, या फिर ये मतलब एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ये बस नहीं करना है? बेटा एक्टिव पैसिव भी करने हैं हमने, बिल्कुल करने हैं। सर अभी हमारा इतना सिलेबस पड़ा है अभी सर, कैसे कवर होगा मुझे समझ नहीं आ रही। यार मेरे बच्चों, साउंड मेरा बेटा, आप ना एक चीज का खौफ, आप फोबिया का शिकार हो कि ये काम कैसे होना है, आपने शुरू कर देना है, बस वो हो जाएगा। मैं चढ़ता हुआ दरिया है अगर तो तू उतर जा, मैं कश्ती और मल्लाह का मोहताज ना हूँ। आपने मेरा बेटा देखो स्टार्ट कर देना, आपको सारी चीजें आ रही हैं बात पर, मतलब चीजें आपको मोस्टली आती हैं और आपको सारी चीजें आ भी रही हैं। आपका मतलब ज्यादातर जो है ना आपको क्या, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट है आपके, लेकिन आप जो है ना वो कंफ्यूज हो गए हो और डर गए हो कि पता नहीं क्या बन जाएगा मेरे साथ और क्या मेरे साथ हो जाएगा। ठीक है, आपने मेरे बच्चे डरना नहीं, आपको जो मैं चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपने वो समझें, और आपके सामने कोई सेंटेंस आता है उसको अंडरस्टैंड करेंगे यार इसमें मिस्टेक क्या हो सकती है, और मीनिंग। दो चीजें आपने याद रखनी है, एक सिंटैक्स और दूसरा सिमेंटिक्स, कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना है और ये आपस में इसका मीनिंग क्या दे रहा है। बाकी बेटे सारी चीजें इंशाल्लाह आपकी फिट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप मुझे कोई सवाल जवाब है तो बेटा मुझसे कर लें, नहीं तो कल 11 बजे इंशाल्लाह क्लास शुरू होगी। और एक और बात बताएं, कितने बच्चों के अभी बच्चों के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है और मुझसे उन्होंने रब्ता नहीं किया हुआ और मुझसे उन्होंने कोई लिंक वगैरह या चीजें मटेरियल नहीं लिया हुआ, तो मुझे टेक्स्ट करें ताकि मैं उनको मटेरियल प्रोवाइड करूं और आप फीडबैक दिया करें बेटा, फीडबैक ये जो पीएमसी का भी सैंपल पेपर आया है, आपने एनालाइज किया, मतलब कि आपने उस दिन बताया भी था, तो फिर ये हमें जो मतलब उन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है, मतलब जो टॉपिक्स हमें करने हैं उसमें उन्होंने टेंसेस लिखा हुआ है, वो कैब है
और मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है और आर्टिकल्स है और प्रेपोजिशन है, मतलब फिर हम ये एडजेक्टिव एडवर्ब और ये और जो ये होगी करने की तो फिर जरूरत नहीं है। नहीं बेटा करने हैं, लाजमी करने की, किसने उसको कह दिया? वो नहीं मेरे बच्चों, जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपने देखा ना कि सेंटेंस में अंदर वो एडजेक्टिव एडवर्ब के बगैर तुम्हारा सेंटेंस वो एक्सटेंड हो रहा है और उसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं शामिल है। जब वो कहता है ना क्लॉज आनी है, जब वो कहता है सेंटेंस, तो सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव एडवर्ब बनते हैं तो वो आ सकते हैं। और जब उसने क्लॉजेस का जिक्र किया है, क्लॉजेस किया कि नहीं किया उसने, कि क्लॉजेस की बकायदा आएगी, पंक्चुएशन की बात आएगी, कंजंक्शन, तो कंजंक्शन की जब बात आएगी तो वो तो क्लॉज बनती है, ठीक है। उसके अंदर हिडन चीजें हैं, वो हमने करना है, मॉडिफाई लाजमी करना है मेरे बच्चों ने, ये नहीं है। आपने मेरे बच्चों एक मुझसे प्रॉमिस करें, आज जब अभी क्लासें खत्म होती हैं ना, आपने 2 वीडियोस मेरी लाजमी देखनी है, एक वोकैबुलरी वाली और लाजमी देखनी है आपने, मुझे नीचे कमेंट करना है कि सर हमने देख ली है वोकैबुलरी वाली वीडियो, और ये जो पीएमसी का जो पेपर उसने जो सैंपल पेपर दिया है वो आपने बेटा देख के मुझे कमेंट, मुझे पता चले किस किस बच्चे ने ये देखा है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना? तो कल मैं उसी के ऊपर फिर हम जो हमारी चीजें रह गई हैं उसके साथ और गौर के बाद हम जो ना काम चलाएंगे। डन मेरे बच्चों? बस बोलो मुझे बताओ कि हाँ ना करो मेरे साथ। Yes, sir. After class, can you please send me the GRE list? Because I didn't get it. 11 मतलब please better say it again. It was like this kind of list, this GRE list. I don't think I got it. I texted you. You didn't see that text. Did you? Let me check. Check it out yourself. All right, thank you. देख तो लिया करो, ठीक है? You will get, और मुझे ये मैंने चलें, anyhow I'll send you inshallah very soon, ठीक है बेटा जी? कोई और आज के बाद कोई क्वेश्चन, कोई इसी जो मैंने आपको बातें बताई हैं बेटा आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए वाली चीजें, ठीक है? फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपकी चीजें। और मुझे साथ साथ आप आज अपने जब क्लास खत्म होती है मुझे फौरी तौर पे मैसेज करेंगे सर हमने ये बातें समझ लगी हैं, ये बातें नहीं समझ लगी, ठीक है ना? आई वांट टू गेट योर मैसेज राइट नाउ। आपके पास 3 मिनट है, 3 मिनट के बाद मुझे मैसेज करें किस किस को जो बातें मैंने समझाई समझ लगी हैं, और जिसको नहीं समझ लगी वो भी बताए, ताकि मैं घर जाते जाते उसको मैसेज में समझा दूंगा, ठीक है? चलो मेरा बेटा अपना ख्याल रखिएगा बहुत। जी समिया मेरा बच्चा कुछ बात करनी है आपने? समिया डू यू वांट टू से समथिंग? सर जो पीएमसी ने वोकैब दी हुई है सर, वो मतलब ग्रेजुएटेड लिस्ट से तो नहीं है सर, ज्यादातर तो वो एफएससी से ही है। मेरे बच्चों जो पीएमसी की जो लिस्ट पिछले साल की है वो आपका क्या ख्याल है कि आपके एफएससी वो की बुक्स में से 50 वर्ड्स हैं उसके अंदर, या कोई ज्यादातर 100 मतलब 50% वर्ड है ना, सारे तो नहीं है ना? तो वो अब आपकी जो ओ लेवल्स वाली का क्या ख्याल है? ओ लेवल्स की जब लिस्ट आएगी वो कहाँ से आएगी फिर? वो तो हमने नहीं पढ़ी हुई ना, तो इसलिए आप समझें कि ओ लेवल की लिस्ट जीआरई वाली है, बाकी आप पीएमसी की समझें आपकी एफएससी की। और सर जो आपने लिस्ट दी हुई है उसके हम मतलब वर्ड शेयर जो खुद ढूंढेंगे या फिर वो सिर्फ एक ही याद करना है सर? बेटा उसका पहले मीनिंग याद कर लें, एक पहला मीनिंग याद कर लें, बाकी सिनोनिम्स मैं आपको खुद ही बता रहा हूं। जी बेटा बोलो। I'm a little bit confused because it's my first time, but like, how do these lists work? Like, what are they for? It's a boarding list. What's that? I've never used a boarding list before. Well, actually, I don't say. Again, let me repeat what I'm saying. I don't mean it that you start reading that list and you start memorizing that. Just read it out whether you know these meanings, these words or not. That's all. It's like it's vocabulary that we're supposed to know for the MDCAT. Yeah, of course. The question will be there regarding vocabulary, so you need to go for it. Yeah, and someone said that it had like, is there like 500 words on there? That's what I heard. Yeah, I told you that in that list there are the 500 words. In PMC last year list there are 200 words. But I want you to say that why don't you go for 500 or 600 words? Why don't you go for 1 million words and just learn the technique to learn those 1 million words? And technique is that you know each and every word already. You know each and every word already, because you know Allah has told us, Allah Almighty has given you each and every word already established in your brain. Just go down in your brain and take out all that word. ठीक है? So anyway, thank you very much. Inshallah, see you. और please बेटा don't forget to cooperate with me. मेरे से cooperate करना मेरे बच्चों आप लोगों ने. ठीक है? Take care. See you tomorrow inshallah at 11 PM.